हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था के लेक्चर नंबर 12 में। इसी तरीके से दोस्तों लगभग 30 या 35 लेक्चर में हम जो इंडियन इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था है, उसको पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली आपको प्रेजेंट करेंगे। लेक्चर नंबर 10 से हमने शुरुआत की इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल के डिस्कशन की, और उसी क्रम में लेक्चर नंबर 10, फिर लेक्चर नंबर 11 और फाइनली लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 रैप अप करेगा इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल के ओवरऑल कॉन्वर्सेशन के फर्स्ट पार्ट को, जो है इन्फ्लेशन। लेक्चर नंबर 10 में इन्फ्लेशन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे ट्रेंड्स, बहुत सारी हिस्ट्री अबाउट इन्फ्लेशन हम लोगों ने डिस्कस की। लेक्चर नंबर 11 में उसको हमने और आगे एक्सपेंड करने की कोशिश की, और लेक्चर नंबर 12 में जैसा हमने लेक्चर नंबर 11 में कहा, आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इन्फ्लेशन व्हेन इट कम्स टू इंडिया। इंडिया में क्या ट्रेंड्स रहे, कौन से वो इंडिसेस हैं जो यूज किए जाते हैं इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए, क्या उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, की कंपोनेंट्स हैं, और टाइम के साथ चाहे वो WPI हो, चाहे वो CPI हो, किस तरीके से चेंज होते चले गए। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि क्या वो मेजर फैक्टर समझे जाते हैं इंडिया में इन्फ्लेशन के पीछे, और क्यों इन्फ्लेशन हमेशा से एक पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सेंसिटिव इशू रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया में। इसके अलावा हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि जो CPI या WPI इंडिया यूज करता है, उसके अलावा सर्विसेज को मेजर करने का, या उसमें कितनी महंगाई है, मुद्रास्फीति है, उसको मेजर करने के लिए भी एक इंडिसेस लाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा हाउसिंग इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, और इसके अलावा लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन रिलेटेड इंडिसेस, और क्यों वो एक इंटरनेशनल बेंचमार्क है, और इंडिया भी इसी कोशिश में है कि WPI जो हम इतने टाइम से यूज करते चले आ रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा कि WPI या होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको कहा जाता है, वो इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस से पहले से यूज करता चला जा रहा है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट को भी पर्टिकुलरली 2003-4 के बाद लगने लगा है कि WPI में जिस तरीके से, या जो मेथोडोलॉजी है जिससे हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, उसमें कई खामियां हैं, और इसको हम दूर कर सकते हैं एक नए इंटरनेशनल इंडिसेस को इंडियन इकोनॉमी में अडॉप्ट करके। और दोस्तों, इससे पहले हम लेक्चर में डीप डाइव करें, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो की रिसोर्सेज आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे, पहला लिंक क्लिक करेंगे, आप इंग्लिश में PPT डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड लिंक आप क्लिक करेंगे, आप हिंदी में PPT डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू सभी लेक्चर, सभी PPT, सारा रिसोर्स मटेरियल आपको वहां पर फ्रीली अवेलेबल होगा। मुझे लगता है दोस्तों, लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 13 जो कंप्लीट करेगा इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, वो इंडियन इकोनॉमी का या भारत की अर्थव्यवस्था का रफली 1/3 सिलेबस जो है, रफली 33-35% सिलेबस जो है, उसको कंप्लीट कर पाएगा। और लेक्चर नंबर 14 से फिर हम एक मेजर नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लॉन्च करेंगे। लेक्चर नंबर 14 से हम बात करना शुरू करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। बहुत डिटेल में वो डिस्कशन होगा, ताकि कोई ऐसी चीज ना छूट जाए जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं आ पाए, या कोई भी ऐसी चीज ना हो कि एग्जाम हॉल में आपसे पूछा जाए और आप उसको रिकॉल ना कर पाए। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद लेक्चर नंबर 12, भारत की अर्थव्यवस्था के लेक्चर नंबर 12 में। और दोस्तों, पुराने लेक्चर्स की तरह आज का भी हमारा जो लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 12 है, उसका जो मेन रेफरेंस सोर्स है वो है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, 13th एडिशन 2021-22। इसको आप हिंदी में परचेस कर सकते हैं, इंग्लिश में परचेस कर सकते हैं, आप हमारी प्रेजेंटेशन के थ्रू भी इसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए या रमेश सिंह को सप्लीमेंट करने के लिए इंडियन इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट्स 6th एडिशन बाय संक गणेश करियप्पा।
सबसे पहले समझा जाए कि इन्फ्लेशन की क्या स्टोरी हिस्ट्री रही है इंडिया में। चाहे इंडिया हो या कोई और इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन से या जो इन्फ्लेशन ट्रेंड्स आप देखते हैं वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट है आपके डिसीजन मेकिंग के लिए, जिसके थ्रू आप आपकी जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एफिशिएंटली चला सकें, आप सही डिसीजंस ले सकें, महंगाई को कंट्रोल में कर सकें, लोगों के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े, साथ ही साथ आप ग्रोथ भी अचीव करते रहें ताकि जॉब जनरेट हो सके, इकोनॉमी आगे बढ़ती रहे, जीडीपी बढ़ती रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन्फ्लेशन के क्योंकि सिर्फ एक सिंगल इंपैक्ट नहीं होता, इन्फ्लेशन एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स लेकर आता है। उसका सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट पे ही फर्क पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, या ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेसेस पे ही इंपैक्ट होगा, या ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमन मासेस पे ही इंपैक्ट होगा। उसका बिजनेसेस पे भी इंपैक्ट होगा, गवर्नमेंट पे भी इंपैक्ट होगा, कॉमन मासेस पे भी इंपैक्ट होगा, इंपोर्ट पे भी इंपैक्ट होगा, एक्सपोर्ट पे भी इंपैक्ट होगा। शायद ही कोई ऐसा एस्पेक्ट आपकी जीडीपी या इकोनॉमी का रह जाए जिसका इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट ना हो। और इस वजह से कोई भी मॉडर्न इकोनॉमी हो, उसके लिए इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना, उस इंफॉर्मेशन का अपने पास होना, उसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस का लेना एक बहुत प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पे देखा जाता है। अब इंडिया किस तरीके से या वो कौन कौन से प्राइस इंडिसेस हैं जिसको यूज करके अपने इन्फ्लेशन को मेजर करता है। थोड़ी देर पहले हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स का नाम लिया। इंडिया अपना जो इन्फ्लेशन है उसको दो इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्सेस, जिसमें सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको कहा जाता है WPI, और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको कहा जाता है CPI। WPI होलसेल, थोड़ा सा अगर आप अपना माइंड अप्लाई करेंगे, होलसेल का मतलब रिटेल, खुदरा नहीं, जो दुकान में आपको मिलता है वो नहीं, गोदाम में, होलसेल स्टोर्स में जो लार्ज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हो सकता है मंडीज आपकी हो सकता है इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर मार्केट्स हों, उनमें क्या इन्फ्लेशन ट्रेंड दिखाई देता है, बल्क जो मटेरियल होता है, थोक में इन्फ्लेशन क्या है, यह आपको बताएगा WPI इन्फ्लेशन, होलसेल में इन्फ्लेशन। और इस वजह से WPI इन्फ्लेशन कि जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो ट्रेंड्स आपको दिखाई देंगे वो आप कहां यूज करेंगे, वो आप यूज करेंगे या गवर्नमेंट यूज करेगी, RBI यूज करेंगे अपने मैक्रो लेवल पॉलिसी मेकिंग पे। मैक्रो लेवल मतलब ओवरऑल एज ए कंट्री, माइक्रो लेवल मतलब हाउस होल्ड लेवल, आप और हमारे जैसे लोग, माइक्रो लेवल। CPI जो इन्फ्लेशन है वो होलसेल का इन्फ्लेशन कैप्चर नहीं करेगा, वो WPI के ऑपोजिट जो कंज्यूमर लेवल है, आपके और हमारे लेवल, हाउस होल्ड लेवल या माइक्रो लेवल पे जो इन्फ्लेशन होगा, ट्रेंड्स होंगे, उसको कैप्चर करेगा CPI इन्फ्लेशन। अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी का इन्फ्लेशन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो CPI बेटर इंडिकेटर होगा या WPI? WPI कहीं बेटर इंडिकेटर होगा, इसीलिए WPI इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी। एक और क्वेश्चन, कई बार आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन WPI है या CPI है? हेडलाइन इन्फ्लेशन है CPI कि कंज्यूमर्स को किस तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, या क्या इन्फ्लेशन ट्रेंड्स है व्हेन इट कम्स टू कॉमन कंज्यूमर्स, क्योंकि उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को या RBI अपनी पॉलिसीज को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी पॉलिसीज को, बोरोइंग को, लैंडिंग को, इंटरेस्ट रेट्स को, मॉनेटरी पॉलिसी को, फिस्कल पॉलिसी को, इन सभी को ट्वीक करने की कोशिश करेंगे कि जो एंड कंज्यूमर है उसको ज्यादा इन्फ्लेशन का सामना ना करना पड़े, वरना पॉलिटिकली बहुत चार्ज्ड अप इशू बन जाता है इंडिया में। और सिर्फ इंडिया ही क्यों, लोग कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इशू है। अभी आप हाल ही का सिनेरियो देख लें तो पूरा ग्लोब, खासतौर से रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशनरी प्राइसेस से जूझ रहा है। आप यूएस देख लीजिए, आप यूरोप देख लीजिए, वहां पर भी पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव इशू ये बनता चला जा रहा है। लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गैसोलीन के प्राइसेस क्यों बढ़ गए हैं,
लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गैस के प्राइसेस क्यों बढ़ गए हैं। लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फूड आइटम के प्राइसेस क्यों बढ़ गए हैं। लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बाकी जो भी कंज्यूमेबल्स हैं उनके प्राइसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। आप चाहे WPI इंडेक्सेस यूज करें, चाहे आप CPI इंडेक्सेस यूज करें, दोनों ही जैसा हमने लेक्चर नंबर 10 में बताया कि इन्फ्लेशन पॉइंट टू पॉइंट होगा। मतलब जब भी आप कंपेयर करेंगे इन्फ्लेशन को पिछले साल के मुकाबले, अगले साल के मुकाबले या किसी भी रेफरेंस ईयर के मुकाबले, तो एग्जैक्टली सेम पीरियड के मुकाबले आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आप वीकली इन्फ्लेशन करेंगे तो फ्राइडे 5 PM इस वीक, पिछले वीक, अगले वीक, आने वाले अगले वीक। अगर आप मंथली करेंगे तो हो सकता है फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आप कंपेयर करेंगे। अगर आप ईयरली करेंगे तो उस वक्त 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या जो भी आप डेट डिसाइड करें उसके साथ एग्जैक्ट मैच होना चाहिए दोनों ईयर्स का। तो पॉइंट टू पॉइंट मेथड फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगे आप इस साल के मार्च का इन्फ्लेशन पिछले साल के जनवरी के इन्फ्लेशन से कंपेयर करने लग जाएं तो वो पॉइंट टू पॉइंट मेथोडोलॉजी नहीं होगी और जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंडेक्सेस कैलकुलेट होने चाहिए उसका वो कंप्लीट वॉयलेशन माना जाएगा। और इन्फ्लेशन जैसा हमने लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस किया, इसको आप चाहें तो एज ए नंबर, एज ए डिजिट कैलकुलेट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको एज ए परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली न्यूज़पेपर में जो आप पढ़ते हैं वो एज ए परसेंटेज पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन 4% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, 6% बढ़ गया। किसके मुकाबले? पिछले साल के मुकाबले या पिछले महीने के मुकाबले या पिछले हफ्ते के मुकाबले। डिपेंडिंग करता है कि आप वो क्या टाइम पीरियड चूज करते हैं इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का। और इस वजह से जब भी आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो जैसा लेक्चर नंबर 11 में हमने बताया, बेस ईयर या बेस इफेक्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है कि किस साल के कंपैरिजन में 6% तो बढ़ गया, लेकिन क्या 2021 के मुकाबले, 2020 के मुकाबले, 2019 के मुकाबले, 2018 के मुकाबले, ये तो क्लियर होना चाहिए। इसी को आप कहते हैं बेस ईयर कि किस बेस ईयर के मुकाबले इस बार इन्फ्लेशन सर्टेन परसेंटेज पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये ओवरऑल स्टोरी है इंडिया के इन्फ्लेशन की। दो इंडेक्सेस, होलसेल प्राइस इंडेक्स मैक्रो लेवल पॉलिसी मेकिंग के लिए और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका हाउस होल्ड लेवल पे या माइक्रो लेवल पॉलिसी मेकिंग पे। अब दोनों प्राइस इंडेक्स को एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। टेक ए गेस कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार इंडिया में कब यूज किया जाना शुरू हुआ होगा? 10 जनवरी 1942, मतलब जब हम इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे, तभी से होलसेल प्राइसेस या होलसेल प्राइस इंडेक्स को इंडिया ने इन्फ्लेशन कैलकुलेट या ट्रैक करने के लिए यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। और उस वक्त जो 10 जनवरी 1942 से स्टार्ट हमने किया WPI इंडेक्सेस को ट्रेस करना, ट्रैक करना इंडिया में, इसका जो हमने बेसिस माना उस वक्त या बेस ईयर जो माना वो माना गया 1939। और उस वक्त इसको पब्लिश किया जाने लगा बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री भी कहा जाता था। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिया ने ये जो 1942 से होलसेल प्राइस इंडेक्स अंग्रेजों के जमाने से या ब्रिटिशर्स के जमाने से या ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से ये जो सीरीज स्टार्ट हुई उसको बंद नहीं किया। इनफैक्ट उसी सीरीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करना शुरू किया, लेकिन उसमें हम कहीं ज्यादा आइटम्स को ऐड करने लगे। जो आइटम्स हमें रेलिवेंट नहीं लगे उनको हम हटाने लगे। कई सारे डिफरेंट चेंजेस हमने उसमें किए ताकि हमारी इकोनॉमी के बदलते हुए स्ट्रक्चर्स को, ट्रेंड्स को वो कहीं बेटर रिप्रेजेंट कर पाए। जैसे कई कमोडिटीज को उसमें ऐड किया गया, प्लस उसको जो वेटेज असाइन किया गया कि मान लीजिए आपका एक बास्केट है, 40, 50, 100, 200, 500, 700, कितने भी आइटम्स आप उसमें ले सकते हैं जो आपको लगता है कि रेलिवेंट हो सकते हैं। अब उसमें भी सबका वेटेज सेम नहीं होगा। हो सकता है अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो फूड आइटम्स हो सकता है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। होलसेल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो जो आपको उसमें सब आइटम ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप ज्यादा वेटेज असाइन करिए। मान लीजिए अगर व्हीट और राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फूड की बास्केट में, तो उनको हो सकता है सबसे ज्यादा वेटेज आप असाइन कर दीजिए। मान लीजिए आप 20% वेटेज उनको असाइन कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मिल्क है, एग है और ब्रेड है, चॉकलेट्स हैं,
हो सकता है उनकी इंपॉर्टेंस आपके कंजम्पशन बास्केट में शायद उतनी ना हो जितनी व्हीट और राइस की है। तो अगर आपने व्हीट और राइस को 20% असाइन किया, उनको हो सकता है आप 10% असाइन कर दें, 5% असाइन कर दें। तो इसका मतलब इंडिया ने WPI की जो सीरीज अंग्रेजों ने शुरू की उसी को कैरी फॉरवर्ड रखा, लेकिन अपने हिसाब से टाइम पे डिफरेंट कमोडिटीज को हम ऐड करते रहे, हटाते रहे, रिप्लेस करते रहे, उनको डिफरेंट हम वेट्स असाइन करते रहे, ताकि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस इंडियन इकोनॉमी विटनेस कर रही है वो सभी चेंजेस किस तरीके से हमारा WPI कैलकुलेट किया जाता है उसमें प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट होते जाएं। और इसके साथ साथ कॉम्पोजिशन और वेटेज के अलावा हम लोगों ने यह भी इंश्योर किया कि जो बेस ईयर हम यूज कर रहे हैं WPI कैलकुलेट करने के लिए वो भी पीरियोडिकली टाइम के साथ चेंज होता रहे, अपडेट होता रहे। अब आपके लिए एक माइंड ट्विस्ट था कि 1942 से WPI इंडिया में स्टार्ट हुआ और तब से कितनी बार इंडिया जो बेस ईयर यूज हम करते हैं WPI कैलकुलेट करने के लिए उसको चेंज कर चुके हैं, अपडेट कर चुके हैं। तो WPI बेस ईयर अब तक इंडिया में 7 बार 7 टाइम्स चेंज हो चुका है। एक एक करके क्विक डिस्कशन। सबसे पहले बेस ईयर अगर हम देखें तो 1952 में चेंज हुआ, जिसमें हमने बेस ईयर लिया 1952-53। 112 कमोडिटीज उसमें इंक्लूड की गई WPI कैलकुलेट करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट बेस ईयर लिया गया 1961-62, जिसमें हमने कमोडिटीज को बढ़ा के 139 कमोडिटीज की अपनी WPI बास्केट को अपग्रेड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट बेस ईयर हुआ 1970 से 71, जिसमें हमने और कम्युनिटीज को ऐड किया, अब 360 कम्युनिटीज हो गई। और फिर 1981-82, जिसमें 447 कम्युनिटीज हो गई। और फिर पांचवी बार, फिफ्थ टाइम 1993 टू 1994, 435 कम्युनिटीज। उसके बाद सिक्स टाइम 2004-2005, 676 कम्युनिटीज। मेजर इंक्रीज इन नंबर ऑफ कम्युनिटीज। फिर अभी जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो भी चल रहा है, जिसको मई 2017 में रिलीज किया, तब से अभी तक कैरी ऑन कर रहा है, 2011-2012 को बेस ईयर बनाया गया। और अभी WPI कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल कम्युनिटीज हम ट्रैक करते हैं वो है 697 कम्युनिटीज। और 2011 और 12 हमारा बेस ईयर है WPI कैलकुलेट करने के लिए। ये जो रिवाइज बेस ईयर है 2011 एंड 12, जिसको रिवाइज WPI भी कहा जाता है, इस नई सीरीज को गवर्नमेंट ने रिलीज किया, क्योंकि इससे पहले बेस ईयर क्या था 2004-5। तो गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें 2004-5 बहुत पुराना हो गया है, हमें नया बेस ईयर लाना चाहिए, ताकि जो बाकी इंडिकेटर्स हैं, जैसे हमारा GDP हो या IIP हो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उनका भी बेस ईयर हम 2011-12 कर चुके हैं। लेकिन अगर WPI का बेस ईयर अभी भी 2004-5 रहेगा तो सारी चीजें एक सेम प्लेटफॉर्म पे अपीयर नहीं होंगी। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट ने मई 2017 में फाइनली WPI का बेस ईयर चेंज करके 2011-12 कर दिया। मतलब जब भी WPI कैलकुलेट करेंगे तो 2011-12 को हम बेस मानेंगे। और 2012 में एक वर्किंग ग्रुप सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और जिसका मैंडेट रहा कि आप हमें नई सीरीज क्या होनी चाहिए WPI की, उसके बारे में रिकमेंडेशंस देंगे, सजेस्ट करेंगे। कौन इसके हेड होंगे? इनके हेड रहे सौमित्रा चौधरी, जो उस वक्त की प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर भी थे। अच्छा, ये जो नई रिवाइज सीरीज है जिसमें हमने बेस ईयर तो चेंज किया, इसके अलावा क्या हमने कुछ और चेंजेस भी किए? पहली बात तो होगी कि बेस ईयर में 2004-5 से चेंज करके 2011-12 कर दिया। और क्या चेंजेस? और भी कई चेंजेस हैं, एक एक करके डिस्कशन हो जाए। जैसे एक कि WPI के कितने मेजर ग्रुप्स होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। इससे पहले जब बेस ईयर 2004-5 था तब भी 3 मेजर ग्रुप्स हुआ करते थे। आज भी जब बेस ईयर 2011-12 हो गया, अब भी 3 ही मेजर ग्रुप्स हैं। पहला प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा फ्यूएल एंड पावर, एंड तीसरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूएल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जितने भी कमोडिटीज होंगे, फॉर एग्जांपल 697 कमोडिटीज हैं, इन 3 मेजर ग्रुप्स के अंडर ही वो सारी की सारी आएंगी। इसके अलावा जैसा हमने कहा कि पहला WPI जो हमारा रहा, जिसमें बेस ईयर 2004-5 था, उस वक्त सिर्फ 676 कमोडिटीज हुआ करती थी,
जिसको अब हमने बढ़ाकर 697 कम्युनिटीज कर दिया। और इस प्रोसेस में हमने 199 नए आइटम्स को ऐड किया और 146 जो पुराने आइटम्स थे, जो हमें लगता है अब शायद उतने रेलिवेंट नहीं है, उनको हमने ड्रॉप कर दिया। और अब ऐसा माना जाता है कि जो रिवाइज WPI है, जिसका बेस ईयर 2011-12 है, जिसमें 697 कम्युनिटीज हैं, ये कहीं ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ जो कोटेशंस हैं उसको भी इंक्रीज करके 5482 से बढ़ा के 8331 कर दिया। मतलब रफली 52% का इंक्रीज हुआ। 2849 कोटेशंस को हमने और कैप्चर करना शुरू कर दिया इस न्यू सीरीज ऑफ WPI में। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जब भी आप किसी कमोडिटी का प्राइस लेंगे तो क्या उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी इंक्लूड करेंगे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए? नहीं। कोई भी आप इन्फ्लेशन इंडिसेस अगर कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे, तो प्राइस जब आप लेंगे उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को पहले आप हटा देंगे। इसका मतलब कि फिस्कल पॉलिसी की वजह से कि गवर्नमेंट को लगता है मेरा टैक्स कलेक्शन कम है, मैं टैक्स बढ़ा दूं, ऐसे ट्रांजिएंट जो इफेक्ट्स हैं उनको हटाने के लिए, ताकि उनका इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे हमें ना दिखाई दे, इसकी वजह से फिस्कल पॉलिसी के जो ट्रांजिएंट डिसीजंस हैं उनको आइसोलेट करने के लिए, उनसे हमारे इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हटाएंगे। उसके बाद जो हमें कॉस्ट पड़ती है उस कॉस्ट पे हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे। और ये जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ पूरी तरह अलाइंड हैं। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो अगर आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट से उसका प्रॉफिट प्लस टैक्सेस हटा दें तो एक्चुअली प्रोड्यूसर को जो उसकी कॉस्ट पड़ी हो रफली उस कॉस्ट पर आप आ जाएंगे। तो उसके लिए एक और टर्म है कि अगर आप प्राइस प्रोड्यूसर को क्या कॉस्ट पड़ती है उस पर कैलकुलेट करेंगे तो उसको कहा जाएगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI, जिसको हम लेक्चर के एंड में और ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कोशिश ये की जा रही है कि इसमें से आप प्रॉफिट तो नहीं हटाएंगे लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप हटा देंगे। उसके बाद जो प्राइस बचती है उन प्राइसेस को आप कंपेयर करेंगे बेस ईयर के साथ, जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आपको WPI इन्फ्लेशन रेट सजेस्ट करेगा। एक और क्वेश्चन कि WPI के लिए जब भी आप डिफरेंट कमोडिटीज की प्राइस लेंगे, प्राइस आप कौन सी लेंगे? आप विदाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस की प्राइस लेंगे और इनका आप अलग अलग वेटेज असाइन करेंगे। तो फिर आप अरिथमेटिक मीन यूज करेंगे टोटल एग्रीगेट निकालने के लिए या ज्योमेट्रिक मीन? WPI के लिए और इनफैक्ट CPI के भी आप ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है और ज्योमेट्रिक मीन के कई सारे फायदे भी हैं यूज करने के लिए, जिसको कुछ देर में आपके साथ और हम डिटेल में टेक्निकलिटीज उसकी डिस्कस करेंगे। तो चाहे WPI हो चाहे CPIC मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, रूरल और अर्बन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो CPIC निकल के आएगा। ओवरऑल जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी आप जियोमेट्रिक मीन ही यूज करेंगे। इसके अलावा एक नया होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स WPFI भी इंट्रोड्यूस किया गया है, लॉन्च किया गया है। और इसका पर्पस यह है कि अगर अभी आप देखेंगे तो WPI के 3 मेजर ग्रुप्स हैं। एक तो प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा फ्यूल एंड पावर एंड तीसरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। कहीं भी मुझे इसमें फूड जैसा नाम दिखाई नहीं देता। तो ताकि WPI फूड प्राइसेस को भी कैप्चर करना शुरू कर दे, इसके लिए एक नया होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स WPFI भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और इसमें हम फूड आर्टिकल्स को भी इंक्लूड करेंगे प्राइमरी आर्टिकल्स के अंडर, और फूड प्रोडक्ट्स को, खासतौर से प्रोसेस्ड फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे, जो तीसरी मेजर कैटेगरी है WPI की, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो प्राइमरी आर्टिकल्स में हम लाएंगे फूड आर्टिकल्स को और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में हम लाएंगे फूड प्रोडक्ट्स को, ताकि जो फूड का जो इन्फ्लेशन है वो भी किसी ना किसी तरीके से होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स WPFI में कैप्चर होना शुरू हो जाए। इसके साथ साथ हमें कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, जैसे हम लोग होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स WPFI लाए हैं, उसी की तर्ज पर, सिमिलर लाइंस पर हम कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स या CPFI भी
रिलीज कर रहे हैं, और इसको रिलीज करने वाला कौन इंस्टीट्यूशन होगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसको आप सीएसओ भी कहते हैं। और इन दोनों इंडिसेस की मदद से आप क्या सिचुएशन है फूड आइटम्स की होलसेल लेवल पर, वो आप कैलकुलेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, मेजर करेंगे इस नए होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स WPFI के थ्रू। और कंज्यूमर लेवल पे फूड इन्फ्लेशन के क्या ट्रेंड्स हैं, इसको आप मेजर करेंगे कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स या CPFI के थ्रू। इसके अलावा इकोनॉमी हमारी लगातार इवॉल्व हो रही है। डिफरेंट सेक्टर्स के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है, कॉम्पोजिशंस हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू बहुत सारी चीजों की वजह से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हो, चाहे इंडिया हो, डिफरेंट स्टेट्स की हो, डिस्ट्रिक्ट्स की हो, ग्लोबल इकोनॉमी हो, लगातार ट्रांजिशन से गुजरती ही रहती है। और इन सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी को कैप्चर किया जाए, हमारे इंडिसेस को अपडेट किया जाए, इस वजह से किसी भी प्रूडेंट इकोनॉमी की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद RBI एंड डिफरेंट कमिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस लगातार इन WPI, CPI, WPFI, CPFI इन सभी का पीरियोडिक डायनेमिक रिव्यू भी कंडक्ट करती रहती है। अगर बेस ईयर अपडेट करना है, कमोडिटीज को चेंज करना है, वेटेज को चेंज करना है, मेथोडोलॉजी को चेंज करना है, किसी और टाइप के इंडिसेस इंट्रोड्यूस करना है, तो इन सभी से हमारी इकोनॉमी अपडेटेड रहे, ये हमेशा कोशिश रहती है हमारी गवर्नमेंट की, हमारे सेंट्रल बैंक की और बाकी अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस की। जैसे आप 2019 की बात देख लें तो मिड 2019 में एक वर्किंग ग्रुप इंस्टीट्यूट किया गया है, जिसके हेड होंगे रमेश चंद, जो एक्चुअली नीति आयोग के एक मेंबर भी हैं। और इस पूरे वर्किंग ग्रुप का जो मैंडेट होगा वो होगा कि WPI से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, जैसे अभी हमारा जो बेस ईयर चल रहा है WPI का वो 2011-12 है, क्या इसको अब फिर से अपग्रेड करने की जरूरत है? क्या नया बेस ईयर की जरूरत है? इसके अलावा जो कम्युनिटी बास्केट है 697 आइटम्स हैं, क्या उसमें किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है? या किस तरीके से हम प्राइस कलेक्शन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसको हम और रोबस्ट कैसे बनाएं, इसके लिए क्या नई प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, सजेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से हम WPI से PPI या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तरफ मूव करें, इन सभी से रिलेटेड रिकमेंडेशंस की एक्सपेक्टेशन है थ्रू दिस वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय मिस्टर रमेश चंद, हु इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो दोस्तों, यह हमारा मुझे लगता है एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा डिस्कशन हो गया हमारे पहले प्राइस इंडेक्स WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको मैक्रो लेवल पे, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा दो नए कॉन्सेप्ट्स या सब कॉन्सेप्ट्स मैं कहूंगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में, क्योंकि फूड आइटम्स इंक्लूडेड नहीं है, उनको कैसे इंक्लूड किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने एक नया होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है। एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो 3 मेजर ग्रुप्स हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज का इसमें आप कहीं नाम नहीं देख रहे होंगे। और इस वजह से WPI का यह क्रिटिसिज्म भी है कि एक तो इसमें फूड आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इस होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स के थ्रू इस गैप को हम ब्रिज करें। लेकिन अभी भी होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स या WPFI के लॉन्च के बावजूद भी सर्विसेज सेक्टर WPI के एम्बिट से पूरी तरह छूटा हुआ है। इसीलिए जो इन्फ्लेशन आपको मिलेगा होलसेल प्राइस इंडेक्स में, वो सिर्फ 3 ही कैटेगरीज में इन्फ्लेशन आपको इंडिकेट करेगा: प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। सर्विसेज सेक्टर में इन्फ्लेशन के क्या ट्रेंड्स हैं, उसको WPI रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और प्राइमरी आर्टिकल्स में भी जब आप होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स WPFI को इंक्लूड करेंगे, तब ही फूड आर्टिकल्स या फूड प्रोडक्ट्स का जो इन्फ्लेशन है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। वरना अगर आप होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स इंक्लूड नहीं करेंगे तो फूड के इन्फ्लेशन का ट्रेंड या रिफ्लेक्शन आपको WPI के थ्रू नहीं मिलेगा। यह हो गया क्या इसके अपसाइड्स हैं, कॉम्पोजिशंस हैं, हिस्ट्री हैं, डाउनसाइड्स हैं, गैप्स हैं, क्या गवर्नमेंट कोशिश कर रही है WPI से
पीपीआई की तरफ मूव करने की, किस तरीके से फूड आइटम्स को इंक्लूड किया जा रहा है। और क्योंकि सर्विस सेक्टर जो इकोनॉमी का 55 to 60% अब कंट्रीब्यूटर हो गया है, वो पूरी तरह लेफ्ट आउट हो जाता है हमारे WPI इंडिकेटर से। उसके लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है या कैसे उसको ब्रिज किया जाए, उसका डिस्कशन होगा इस लेक्चर के ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में। अब मूव किया जाए सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन कि WPI हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो सेकंड इंडेक्स है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम CPI CB कहते हैं या इन जनरल पार्लेंस CPI कहते हैं। उसके बारे में इक्वली कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, तभी आप दोनों कॉन्सेप्ट्स को या इंडिया किस तरीके से अपने इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई को मेजर करता है, ट्रैक करता है, डिफरेंट एक्शंस लेता है, उनको रेगुलेट करने के लिए उसको समझ पाएंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। इंडिया जो इन्फ्लेशन है कंज्यूमर लेवल पे, रिटेल लेवल पे, उसको भी बहुत लंबे टाइम से लगातार मेजर करता चला जा रहा है। होलसेल प्राइसेस को हम 1942 से और इंडिपेंडेंस के बाद से हम कंज्यूमर लेवल पे क्या इन्फ्लेशन रहा है उसको मेजर करते रहे हैं। लेकिन WPI एक सिंगल इंडेक्स है जो पूरा होलसेल सिनेरियो है इंडिया का, इंडियन इकोनॉमी को, उसको कैप्चर करता है। वहीं CPI के केस में सिंगल CPI के बजाय इंडिया ने 4 अलग अलग तरह के CPI, 4 डिफरेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग अलग सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करने के कारण उनको चूज किया। क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स की, वो सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रुप्स हो सकते हैं, अलग अलग उनकी परचेजिंग पावर हो सकती है, अलग अलग उनका कंजम्पशन पैटर्न हो सकता है। और ये ऐसा ना हो कि हम वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन के चक्कर में जो डिफरेंट सब कैटेगरीज है हमारी पॉपुलेशन की, उनको कहीं हम नजरअंदाज ना कर दें। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या इंडियन इकोनॉमी ने एक बड़ा कॉन्शियस अप्रोच चूज किया कि अलग अलग सोशो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशंस को कैप्चर करने के लिए, सेगमेंट्स को कैप्चर करने के लिए हम एक CPI के बजाय 4 अलग अलग टाइप के CPIs को मेजर करेंगे। और कुछ देर में कौन से वो 4 पुराने CPI इंडिसेस हैं और क्या उनका कॉम्पोजिशन रहा, किस सेगमेंट को केटर करने के लिए उनको बनाया गया और क्या उसका इंपैक्ट देखा गया पॉलिसी मेकिंग पे, इसको बड़े डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर आया 2011-12, तो गवर्नमेंट को लगने लगा कि जो 4 हमने CPI बना दिए हैं शायद ये रिडंडेंट माने जाएं, तो क्यों ना इनको मर्ज कर दिया जाए। और आज की डेट में इंडिया के पास सिर्फ 2 ही CPI हैं। CPI अर्बन, मतलब अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन है उनके इन्फ्लेशन ट्रेंड्स क्या हैं, CPI रूरल, CPI R, और इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो ओवरऑल बन जाएगा CPI C, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। C का मतलब है कंबाइंड, और किससे कंबाइन कर रहे हैं आप, अर्बन को और रूरल को। सो सिंप्लीफाई हो गया है 2011-12 के बाद। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी जो पुराने 4 CPIs हुआ करते थे, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, उनका डेटा अभी भी जो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है या CSO है रिलीज करता रहा है। अब जो पुराने हमारे 4 CPI रहे, सबसे पहले उनमें रहा CPI IW। इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। IW का मतलब है इंडस्ट्रियल वर्कर। और कौन इसको कंपाइल करता होगा, CSO? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नहीं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड है। याद रखने के लिए आसान हो जाएगा, इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड है तो लेबर ब्यूरो इसको मंथली बेसिस पे कंपाइल करती है और ये ट्रैक करता है जो रिटेल प्राइसेस हैं। एक फिक्स्ड बास्केट है हमारी गुड्स और सर्विसेज की, जिसमें रफली 463 आइटम्स हैं। एक एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली जिन चीजों को कंज्यूम करती है उनका क्या इन्फ्लेशन ट्रेंड है, और लेटेस्ट कंजम्पशन पैटर्न को हम प्रॉपर्ली कैप्चर करें, उसके लिए CPI IW का जो बेस ईयर है उसको अब रिवाइज करके 2016 कर दिया गया है, अक्टूबर 2020 में। इंपॉर्टेंट गाइड माना जाता है इसको पॉलिसी मेकिंग के लिए, क्योंकि CPI IW का क्या इन्फ्लेशन ट्रैक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उन 463 आइटम्स जिनको एक एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली कंज्यूम करती है, उनकी कैसी महंगाई दर या मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन दिखाई देता है। इस डेटा को यूटिलाइज किया जाता है
कि जो डीएनएस अलाउंस है या जो वेजेस हैं या जो सैलरीज हैं उनके रिवीजन को, उनके फिक्सेशन को डिसाइड करने में, खासतौर से मैनुअल वर्कर्स के या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, या 7 डिफरेंट सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज में, माइंस में, प्लांटेशन में, रेलवेज में, पब्लिक में, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, पोर्ट एंड डॉक्स में। तो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर रहे हैं, खासतौर से इन 7 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल वर्कर के तौर पे, तो सीपीआई आईडब्ल्यू का डेटा, आपकी सैलरीज कैसे रिवाइज होंगी, आपको कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा, आपको डीएनएस डी अलाउंस कितना मिलेगा, इस डिसीजन को लेने में प्राइवेट सेक्टर प्लस चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट है। तो पहला हो गया सीपीआई आईडब्ल्यू। सीपीआई आईडब्ल्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। लेबर ब्यूरो हर मंथ कैलकुलेट करता है। 463 कमोडिटीज है। एक एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली किन किन गुड्स और सर्विसेज को यूज करती हैं, उनका जो इन्फ्लेशन ट्रेंड है उसको कैप्चर करता है, और 2016 इसका बेस ईयर है। दूसरा जो सीपीआई रहा वो रहा सीपीआई यूएनएमई। फुल फॉर्म सीपीआई सिंपल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यूएनएमई क्या है? यूएनएमई की फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, कि ऐसे एम्प्लॉयज जो अर्बन है, नॉन मैनुअल है, उनके लिए क्या इन्फ्लेशन ट्रेंड्स हैं। इसका जो बेस ईयर है अभी भी 1984-85 है, और इसमें रफली 146 से 365 कमोडिटीज हैं टोटल बास्केट में, जो कंट्री के 59 डिफरेंट सेंटर्स हैं उनमें इनकी प्राइसेस को ट्रैक किया जाता है। और इस डेटा को हर महीने ट्रैक किया जाता है, लेकिन इस डेटा कलेक्शन के बाद, प्रोसेसिंग के बाद 2 वीक का उसमें टाइम लैग देखा गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीपीआई यूएनएमई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, जिसका बेस ईयर 1984 है, 146 से 365 कमोडिटीज हैं, 59 डिफरेंट सेंटर्स हैं, मंथली कैलकुलेशन है, 2 वीक का लैग है। इसकी यूटिलिटी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे एम्प्लॉयज जो कुछ फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, जैसे एयरलाइंस हो, कम्युनिकेशंस हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एम्बेसीज हो, या बाकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उनमें जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो डीएनएस अलाउंस है उसको डिटरमिन करने के लिए ही इस सीपीआई यूएनएमई का यूज होता है। वहीं जो पहला सीपीआई आईडब्ल्यू रहा उसका मेजर चंक इंडस्ट्रियल वर्कर्स, आप और हमारे जैसे लोग का डीए क्या होगा, सैलरीज क्या होंगी, कितना आपको हाइक मिलेगा, ये काफी हद तक उस इनपुट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो सीपीआई यूएनएमई एक तो ऐसी फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, एयरलाइंस, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एम्बेसीज और बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज, उनका जो डीए होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा एक और इसकी यूटिलिटी है, इसको इनकम टैक्स एक्ट के अंडर भी यूज किया जाता है कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने के लिए। और इसके अलावा जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सीएसओ है, वो भी सीपीआई यूएनएमई को यूज करते हैं। जो सर्विस सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे, उसको डिफ्लेट करने के लिए। लेक्चर नंबर 11 में डिटेल में हमने समझा क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर इन इंडिसेस के मुकाबले कहीं बेटर इंडिसेस है ओवरऑल इकोनॉमिक इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो उस डिटेल डिस्कशन को हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लेक्चर नंबर 11 में जाएंगे तो फिर से आप जीडीपी डिफ्लेटर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। पब्लिकेशन जब स्टार्ट हुआ सीपीआई यू का 2011 में, मतलब सीपीआई अर्बन जब हम पब्लिश करने लगे 2011 में, कि जो पुराने 4 टाइप के सीपीआई हैं इनको सिंप्लीफाई किया जाए, सिर्फ 2 टाइप के सीपीआई में मर्ज कर दिया जाए, तो 2011 जनवरी जब सीपीआई यू कैलकुलेट होने लगा, सीपीआई अर्बन कैलकुलेट होने लगा, तो इस सीपीआई यूएनएमई जो पुराना कैलकुलेशन था इसको अब बंद कर दिया गया है। तीसरे टाइप का जो सीपीआई इंडेक्स रहा, सीपीआई एएल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। एएल का मतलब है एग्रीकल्चरल लेबरर्स। इसका बेस ईयर क्या होगा? 1986-87। और कितनी कम्युनिटीज होंगी? 260 कम्युनिटीज इस पूरी बास्केट में। और कितने सेंटर्स पे इस डेटा को कलेक्ट किया जाता रहा होगा? इसको 600 विलेजेस में हर मंथ
कैलकुलेट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और इसमें जो लैग है टाइम का वो रफली 3 वीक्स का है। मतलब जो भी आपके पास डेटा आएगा वो रफली 3 वीक पुराना डेटा आपको दिखाई देगा। और इस CPI-AL या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बेसिस पे जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनकी जो मिनिमम वेज है उसका कितना रिवीजन होना चाहिए यह भी डिसाइड किया जाता है अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में। जो कंजम्पशन पैटर्न है एग्रीकल्चरल लेबरर्स का, उसको भी अगर आप देखें तो हालांकि बेस ईयर अभी भी CPI-AL का 1986-87 ही है, लेकिन 86-87 के बाद तो जो कंजम्पशन पैटर्न है इवन हमारे गांव में, रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर लेबर में काफी चेंज हो चुका है। और इस वजह से इसको भी लेबर ब्यूरो ही कैलकुलेट करता है और उन्होंने प्रपोज किया है कि 1986-87 जो बेस ईयर अभी तक हम यूज कर रहे हैं उसको अब चेंज करके, अपग्रेड करके नया करना चाहिए, कोई नया बेस ईयर सजेस्ट करना चाहिए ताकि जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स का कंजम्पशन पैटर्न एक ड्रामेटिक चेंज के थ्रू गुजर चुका है उसको बेटर कैप्चर, रिफ्लेक्ट किया जा सके। गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, बहुत विजिलेंट होती है कि ये जो CPI-AL है इसके क्या ट्रेंड्स हैं, क्योंकि ये CPI-AL ऐसे सेक्शन सेगमेंट्स का कंजम्पशन और इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है जो बहुत ही मार्जिनलाइज हो सकते हैं, वनरेबल हो सकते हैं, इकोनॉमिकली सोशली वीक हो सकते हैं। और ये ऐसे सेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है जिनकी 70-75% जो इनकम है वो सिर्फ फूड आर्टिकल्स के ऊपर ही खर्च की जाती हो। मतलब इतनी कम इनकी अर्निंग है, इतनी कम इनकी सैलरी है, महीने का 5,000, 7,000, 10,000, जिसमें 3, 4, 5,000 हो सकता है आप सिर्फ खाने अपनी फैमिली को फीड करने में ही गुजार दें। और अगर उन आइटम्स में भी इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगा तो हमारी एक बहुत वनरेबल, इकोनॉमिकली सोशली पुअर जो सेक्शंस हैं, सेगमेंट्स हैं, लार्ज पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल लेबरर्स की, उनके ऊपर, उनकी फैमिलीज के ऊपर बहुत डीप नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट CPI-AL को बहुत क्लोजली लगातार स्क्रूटिनाइज करती रहती है। और यह भी देखा गया है कि गवर्नमेंट जहां भी फेल हुई CPI-AL को एक कंफर्टेबल जोन में मेंटेन करने में या स्टेबलाइज करने में, तो कई बार पॉलिटिकली वॉलेटाइल सिचुएशंस भी और पॉलिटिकल डिबैकल्स में भी ये सिचुएशन कन्वर्ट हो सकती है। और इसीलिए गवर्नमेंट CPI-AL को मॉनिटर करने के साथ साथ जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसको भी हमेशा रेडी रखती है, अलर्ट रखती है कि अगर जरूरत पड़े तो ऐसे सेक्शंस को, चीपर फूड ग्रेन्स अगर हमें अवेलेबल करवाने हो तो हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकें जैसे ही हमें इन्फ्लेशन ज्यादा दिखाई देने लगे CPI-AL। तो CPI-AL एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए टोटल कितने कम्युनिटीज? 260 कम्युनिटीज। बेस ईयर 1986-87 लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है 600 से ज्यादा विलेजेस में, मंथली फ्रीक्वेंसी एंड 3 वीक्स टाइम लैग। और ये मिनिमम वेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स एटसेट्रा एटसेट्रा को डिवाइस करने में, उनके बारे में डिसीजन लेने में गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। जो लास्ट चौथे टाइप का पुराना CPI इंडिसेस रहा वो रहा CPI-RL। तो CPI तो सिंपल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, RL क्या होगा? अभी हमने देखा AL एग्रीकल्चरल लेबरर्स, RL रूरल लेबरर्स। और 1983 इसका बेस ईयर है, ये भी 600 विलेजेस में मंथली फ्रीक्वेंसी के साथ, 3 वीक्स टाइम लैग के साथ और 260 कम्युनिटीज के साथ इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब CPI-AL और CPI-RL में बहुत डिफरेंस हो सकता है, आपको दिखाई ना दे। एक्सपर्ट्स का, इकोनॉमिस्ट का यह भी कहना है कि एग्रीकल्चरल या रूरल लेबरर्स जो हैं इंडिया में, उसमें बहुत कॉम्बिनैलिटीज हैं, बहुत बड़ा ओवरलैप भी है, क्योंकि सेम लेबरर सबसे पहले रूरल लेबरर्स की तरह काम करेंगे, अपने फार्म पे काम करेंगे, जब वहां पे काम नहीं होगा तो वही जाके एम्प्लॉयमेंट स्कोप के चक्कर में रूरल एरियाज में लेबर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए अलग अलग इंडिसेस क्यों, जब हो सकता है 70, 80, 90% तक सेम ही पॉपुलेशन हो जिसको आप CPI-AL में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इसी वजह से लगता है गवर्नमेंट ने 2001-2 में CPI-RL को कैप्चर करना बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई सेंटर में, इसको फिर से कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये क्विक कॉन्वर्सेशन हो गया कि CPI की जब इंडिया में शुरुआत हुई तो शुरू में हमने 4 डिफरेंट CPI से क्या क्या प्राइस मूवमेंट हैं, इकोनॉमिक सोशो डिफरेंशिएशन को कैप्चर करते हुए
वहां से शुरुआत की। पहला सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, फिर सीपीआई यूएनएमई जो हो गया अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज के लिए, फिर उसके बाद हो गया एएल एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए, आरएल रूरल लेबर्स के लिए। अब जो रिवाइज किया गया सीपीआई 2011 एंड 12 में, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो चार इतने सारे इंडिसेस हैं जिसमें ओवरलैप भी है, रिडंडेंसी भी है, उनको खत्म करके अब सिर्फ हम दो ही सीपीआई रखेंगे। एक सीपीआई आर होगा जो रूरल मार्केट को कैप्चर करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा सीपीआई यू होगा जो अर्बन मार्केट को कैप्चर करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और सीपीआई आर और सीपीआई यू दोनों को मर्ज कर देंगे तो एक बन जाएगा नेशनल सीपीआई, जिसको कहा जाएगा सीपीआई सी, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और सी का मतलब हो गया कंबाइंड, जो अर्बन प्लस रूरल दोनों ही इन्फ्लेशन को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करेगा। वो कंप्लीट पिक्चर देगा आपको। आर देखेंगे तो सिर्फ रूरल एरियाज की, यू देखेंगे तो सिर्फ अर्बन एरियाज की। यू और आर को कंबाइन कर दिया तो नेशनल सीपीआई, सीपीआई सी कंबाइंड। और इसको और ज्यादा हम रोबस्ट बना सकें तो 2015 में इसको एक बार फिर से रिवाइज किया गया। क्विकली देख लीजिए क्या क्या वो चेंजेस हैं। एक तो 2015 में हमने बेस ईयर को 2010 से अपग्रेड करके 2012 बना दिया। इसका मतलब सीपीआई का आज में जो बेस ईयर है वो है 2012, डब्ल्यूपीआई का 2011 एंड 12। इसके अलावा 2015 में जब हमने इसको रिवाइज किया, अपग्रेड किया, तो कौन कौन से आइटम्स हैं, कितना कितना उनको हम वेट देंगे या क्या उनका वेइंग डायग्राम होगा, उसको भी हमने चेंज किया। और अब हम मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का डेटा जो कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ 2011-12 जो कि जो 68th राउंड है नेशनल सैंपल सर्वे का, उससे हमको मिला, उसके बेसिस पे अब सीपीआई को चाहे आर हो, यू हो और कंबाइंड हो, उसको कैलकुलेट किया जाता है। और यह हमने इसलिए किया ताकि सीपीआई को अब हम कंसिस्टेंट बना सकें जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, कि जो फूड आइटम्स हैं उसके लिए हम शॉर्ट रेफरेंस पीरियड यूज करें। शॉर्ट का मतलब क्योंकि फूड आइटम्स हो सकता है वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उनकी रेट फटाफट चेंज हो जाए, तो इसलिए हमें कम पीरियड पर उनको कैप्चर करना पड़ेगा। वहीं ऐसे आइटम्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज ना होते हो, कंज्यूम ना होते हो, इनफ्रीक्वेंट कंजम्पशन जिनका हो, उनके लिए आप लंबा रेफरेंस पीरियड यूज कर सकते हैं। इसका मतलब एक सिंगल रेफरेंस पीरियड यूज करने की जरूरत नहीं है। जो आइटम जल्दी चेंज हो, शॉर्टर पीरियड, शॉर्टर रेफरेंस पीरियड। जो आइटम्स इनफ्रीक्वेंट कंजम्पशन की कैटेगरी में आते हो, उनके लिए आप लॉन्गर रेफरेंस पीरियड यूज कर सकते हैं। और 2015 में जो वेइंग डायग्राम्स रहे या कितना कितना आप किस किस कमोडिटी को या आइटम को वेटेज देंगे, उसमें भी कई सारे चेंजेस किए गए। 2004-5 जब बेस ईयर रहा तो उस वक्त हम मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के बजाय हम सिंगल यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड यूआरपी डेटा जो कि एनएसएस का 61st राउंड था, उसके बेसिस पे सीपीआई को कैलकुलेट किया जाता था। अब हमने वेइंग डायग्राम्स को चेंज कर दिया है, वेटेज को चेंज कर दिया है। जो गैप रहा वेट रेफरेंस ईयर और प्राइस रेफरेंस ईयर, जो बेस ईयर का, जो पहले 6 साल से ज्यादा का देखा जाता था, जो पहले 6 ईयर से भी ज्यादा देखा जाता था, वो अब घट के सिर्फ 6 मंथ्स ही हो गया है। और 2004-5 से 2011-12 की अगर आप जर्नी देखें तो जो कंजम्पशन पैटर्न भी रहा प्लस जो वेटेज रहा अलग अलग आइटम्स का, वो भी ड्रास्टिकली चेंज होता देखा गया है। तो इस वजह से सबसे पहले 2011-12 में अपग्रेड किया गया, फिर 2015 में भी कई सारे चेंजेस किए गए इस सीपीआई में। तीसरा बड़ा चेंज कि पहले जो ओल्ड सीरीज आप देखेंगे, जब सीपीआई का बेस ईयर हुआ करता था 2004-5, तो ओल्ड सीरीज में जो नंबर ऑफ ग्रुप्स थे सीपीआई में, वो कितने थे? 5 डिफरेंट ग्रुप्स अंडर सीपीआई, अंडर ओल्ड सीरीज। अब उसको बढ़ा के उन ग्रुप्स को 6 ग्रुप्स कर दिया गया है, 6 ग्रुप कर दिया है। जो पान, टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स हैं, इसको पहले फूड, बीवरेजेस और टोबैको का जो ग्रुप हुआ करता था, उसी का सब ग्रुप माना जाता था। लेकिन अब पान, टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स को अपने आप में एक सेपरेट ग्रुप के रूप में इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। सिमिलरली पहले अगर आप देखें तो पहले एक इंपॉर्टेंट ग्रुप हुआ करता था उन 5 ग्रुप्स में से, फूड, बेवरेजेस एंड टोबैको, जिसका नाम अब चेंज करके कर दिया है फूड एंड बेवरेजेस, क्योंकि टोबैको को तो अब हम ले गए हैं इस नए छठे मेजर ग्रुप में, जिसका नाम है पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। एग, जो पहले
एग, फिश एंड मीट का पार्ट हुआ करता था पुरानी सीरीज में, उसको अब एक सेपरेट सब ग्रुप बना दिया है। इसीलिए इस सब ग्रुप का नाम अब चेंज करके मीट एंड फिश कर दिया गया है। इसके अलावा एक और सिग्निफिकेंट चेंज, ओल्ड सीरीज में मान लीजिए कोई भी आइटम है जिसको आपने कुछ भी वेट असाइन किया, तो जब आप एग्रीगेट निकालेंगे उसका, तो पहले अरिथमेटिक मीन हम यूज करते थे, मतलब सिंपल मीन यूज करते थे। 5 आइटम्स है, वेट वेट वेट, ये आपका एवरेज निकल के आ गया। लेकिन अब हम WPI की तरह ही, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की तर्ज पे ही, सिमिलर लाइंस पे ही अरिथमेटिक मीन के बजाय जियोमेट्रिक मीन यूज करते हैं, चाहे वो WPI हो चाहे वो CPI हो। और ये हमें जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उससे कंप्लाई करवाने में मदद करता है। ज्योमेट्रिक मीन यूज करने का एक बड़ा फायदा यह है कि जो भी वोलेटिलिटी हो या ट्रांजिशन इश्यूज हो किसी भी इंडिसेस के, उनको ज्योमेट्रिक मीन कहीं ज्यादा बेटर तरीके से मॉडरेट करता है। और ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, मान लीजिए एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ा फिर कम हो गया, तो आपका अरिथमेटिक मीन ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज्यादा ट्रेंड दिखाएगा। ज्योमेट्रिक मीन क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड में वो बढ़ा, तो ये वोलेटिलिटी को मॉडरेट करके एक ज्यादा बैलेंस्ड मैच्योर पिक्चर आपके इन्फ्लेशन की प्रेजेंट करेगा। छठा बड़ा चेंज कि 2015 के चेंज के बाद जो पीडीएस आइटम है या फेयर प्राइस शॉप के जो आइटम्स हैं या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या राशन की दुकान में जो आपको आइटम्स मिलते हैं, खास तौर से AAY योजना, अंत्योदय अन्न योजना, उनको भी हम लोगों ने जो पीडीएस आइटम्स के इंडेक्सेस हैं उसमें अब इंक्लूड कर लिया है। क्योंकि ओल्ड सीरीज में सिर्फ 2 टाइप के पीडीएस आइटम्स ही इंक्लूडेड हुआ करते थे, एक तो अबव पॉवर्टी लाइन APL, दूसरा बिलो पॉवर्टी लाइन BPL। लेकिन अब हमने 2015 के बाद जो पीडीएस इंडेक्सेस हैं उसमें अंत्योदय अन्न योजना के भी जो इंपॉर्टेंट पीडीएस आइटम्स हैं उनको इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा 7th मेजर चेंज की जो सैंपल साइज है, खासतौर से हाउस रेंट के डेटा कलेक्शन को लेके, हाउस रेंट इंडेक्स के लिए, वो पहले सिर्फ 6684 जो रेंटेड ड्वेलिंग्स हुआ करती थी उनको ही कैप्चर करते थे हम ओल्ड सीरीज में। लेकिन अब इसको ऑलमोस्ट डबल करते हुए 13,368 रेंटेड ड्वेलिंग्स का डेटा कलेक्ट किया जाता है इस नई रिवाइज्ड सीरीज में, ताकि ज्यादा हाउसेस का हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो कहीं ज्यादा इंक्लूसिव होगा, एक बेटर पिक्चर हमें प्रेजेंट करेगा, खासतौर से हाउस रेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने में। इसके अलावा जैसे ऑल इंडिया CPI, रूरल अर्बन कंबाइंड, और उनके सब ग्रुप्स हैं, उनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनको तो हम कैलकुलेट करते ही हैं। इसके अलावा जो पुराने जो हमारे चारों इंडिसेस हैं उनका डेटा अभी भी हम कैलकुलेट करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा एक डिस्कशन हमारा ऑन फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर कि दोनों मेजर इंडिसेस WPI, CPI क्या होते हैं, क्या कॉम्पोजिशंस हैं, क्या सब एलिमेंट्स हैं, कैसे स्टार्ट हुए, क्या चेंजेस हुए, कैसे बेस ईयर चेंज हुआ, कैसे कम्युनिटीज चेंज हुई, कैसे WPI होलसेल लेवल पे, कैसे CPI रिटेल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे, कैसे 4 डिफरेंट सब इंडिसेस हुआ करते थे, मर्ज करके 2011-12 में सिर्फ 2 ही हमने कर दिया, उनको भी आप कंबाइन कर देंगे तो CPI-C मिल जाएगा। और भी क्या 6-7 बड़े चेंजेस 2015 ने हमने CPI-C में किए, और कैसे WPI को मॉडिफाई करने के लिए 2019 में जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया है ताकि WPI को अब हम PPI से रिप्लेस कर सकें। मुझे लगता है यह डिस्कशन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि WPI, CPI, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, सारी इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं कि जब यह समझ लिया कि कौन कौन से इंडिसेस कैलकुलेट करके हम अपने इन्फ्लेशन को ट्रैक करते हैं, तो फिर इंडिया में जो क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स रहे इन्फ्लेशन को लेके, उनके बारे में जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं गेन करेंगे तब तक आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि इंडिया ने इन्फ्लेशन के मामले में किस किस तरह के सिनेरियो को एक्सपीरियंस किया, और उसके रिस्पॉन्स ने इंडियन गवर्नमेंट, RBI और बाकी एजेंसीज ने क्या क्या वो स्टेप्स लिए, और क्यों इन्फ्लेशन एक हाईली सेंसिटिव इशू रहा है इंडिया में। उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्या वो मेजर रीजंस माने जाते हैं इंडिया में इन्फ्लेशन साइकिल को लेके। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन इन इंडिया। इन्फ्लेशन
इंडिया हो चाहे कोई और कंट्री हो, हमेशा से बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है और इंडिपेंडेंस के बाद से बड़ा ही वॉलेटाइल इशू बन चुका है। हमारी जो रिफॉर्म प्रोसेस हम लोगों ने ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 1991 से नहीं 1980s मिड डिकेड से जो हम शुरुआत कर चुके थे, तभी से लेके इन्फ्लेशन पे गवर्नमेंट का हमेशा मेजर फोकस होता है, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है इमीडिएटली न्यूज़पेपर्स में या आपकी जो डेली यूजेस की चीजें हैं, आपकी फूड आइटम्स हैं, आपके कंज्यूमेबल्स हैं, उनकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। लोग अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। इलेक्शंस आते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि इन्फ्लेशन को काबू में लाया जाए। कई बार ऐसा भी हुआ इंडिया में कि जो इन्फ्लेशन है डबल डिजिट्स में पहुंच गया और कई बार इसने पॉलिटिकली एक्सप्लोजिव सिचुएशंस को भी इंडिया में स्टार्ट कर दिया, स्टैब्लिश किया। और कई बार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उनको जाना पड़ा प्राइस राइज की वजह से। और सिंपल कमोडिटीज जैसे एडिबल ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, अनियन की प्राइसेस बढ़ गई, पोटैटोज की प्राइस बढ़ गई, एलपीजी की प्राइसेस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई। तो लोगों ने उसको बहुत अच्छी चीज नहीं माना, उन्होंने अपनी वोटिंग पावर का यूज किया और ऐसे ही गवर्नमेंट्स को हो सकता है लोगों ने फिर से वापस ना चुना हो। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो जैसे हमने लेक्चर 10 में, लेक्चर नंबर 11 में बहुत डिटेल में समझा कि जैसे ही मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचने लग जाएगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो इमीडिएटली आपका इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट ज्यादा पैसा पंप कर रही है मार्केट में, तो वो ग्रोथ के लिए हो सकता है अच्छा हो, क्योंकि आपके पास इजीली पैसा अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, खरीदने के लिए भी, लेकिन इन्फ्लेशन भी वो साथ में बढ़ाएगा। तो जैसे ही गवर्नमेंट को लगेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो इमीडिएटली उस पैसे को मार्केट से वापस खींचना शुरू कर देगा और एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी के बजाय अब टाइटर मनी पॉलिसी की तरफ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक मूव करना शुरू हो जाएंगे, ताकि कमोडिटीज जैसे एडिबल ऑयल हो, अनियन हो, पोटैटो हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी को फिर से हम कंटेन कर सके। और जैसे ही आप एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी से टाइटर मनी पॉलिसी की तरफ मूव करेंगे, तो इन्फ्लेशन तो आप कम कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में जो फंड्स अवेलेबल हैं, पैसे की अवेलेबिलिटी है या मनी अवेलेबिलिटी है, मनी सप्लाई है, उसको आप कम कर देंगे, लेकिन उसकी वजह से आपकी ग्रोथ पे भी इंपैक्ट होगा। पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा। अगर आप मार्केट से पैसा वापस खींच लेंगे तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि जब मार्केट में पैसा नहीं होगा, कोई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तैयार नहीं होगा, रेट्स आपकी बढ़ जाएंगी, आपके पास भी पैसा कम होगा, आप भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं खरीदेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड कम हो जाएगी, कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो ओवरऑल आप एक लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो बड़ी डायलेमा वाली सिचुएशन है कि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी, ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो ग्रोथ तो हो रही है लेकिन लोग कंफर्टेबल नहीं है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पैसा अगर गवर्नमेंट वापस लेगी टाइटर मनी पॉलिसी के थ्रू, तो ग्रोथ भी हमारी कम हो जाएगी। तो एक स्वीट स्पॉट जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस किया, वो स्टैब्लिश करना होगा कि हमें इन्फ्लेशन को एक स्टेबल रेंज में मेंटेन करना है, एक कंफर्टेबल जोन में मेंटेन करना है, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करते रह जाएं और इकोनॉमिक ग्रोथ उस चक्कर में पूरी तरह खत्म कर दें। ग्रोथ भी चाहिए, एक मैनेजेबल, एक टॉलरेंस लिमिट मैं कहूंगा इन्फ्लेशन की, जो लोग जिसको कंफर्टेबल जोन में एक्सेप्ट कर सकें, उसमें आप इन्फ्लेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। कई बार जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ, हो सकता है हमारे खुद की गलतियों की वजह से या डोमेस्टिक सर्कमस्टांस की वजह से, कई बार जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है या 1991 के आसपास गल्फ वॉर हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया जिस पर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इंटरनेशनल क्रूड की प्राइसेस बढ़ने लग गई, लेकिन जो गवर्नमेंट की इमीडिएट रिस्पॉन्स होती है, पॉलिटिकल साइकी होती है, वो फटाक से टाइटर मनी पॉलिसी की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म हंगर एंड सस्टेन्ड मेल न्यूट्रिशन। तो क्रिटिसिज्म यह भी है कि इन्फ्लेशन फटाक से काबू में आ जाए, इसके लिए गवर्नमेंट नी जर्क तरीके से रिएक्ट करती है बिना लॉन्ग टर्म सोचे हुए। और गवर्नमेंट का कंपल्शन होता है कि लॉन्ग टर्म हम कैसे सोच पाएंगे जब अभी लोग बहुत परेशान हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शन भी तो हमें फिर से जीतना है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी डायनामिक्स है डेमोक्रेसी की। इन्फ्लेशन भी कम होना है, ग्रोथ भी बढ़ना है,
लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे भी फोकस करना है। अगर आप ओवरऑल सेंस में देखें तो अगर डिकेडल इन्फ्लेशन आप देखें इंडिया का और इसको आप बाकी डेवलपिंग इकोनॉमीज के मुकाबले कंपेयर करें तो बड़ा नॉर्मल कहा जा सकता है इंडिया के इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को। कुछ स्पोरेडिक इंसिडेंसेस हुए जब हमारा इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में पहुंच गया और ज्यादातर यह हुआ अगर सप्लाई साइड शॉर्टफॉल्स है, मान लीजिए मॉनसून फेलियर्स हो गए तो प्रोडक्शन हमारा कम हो गया, या अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने लगे इंटरनेशनल मार्केट में, या अगर फंड हमको डाइवर्ट करने पड़े हमारे डेवलपमेंटल नीड्स के बजाय वॉर्स में, जैसे चाइनीज वॉर हुआ 1962 का, या पाकिस्तान के साथ जो वॉर्स हुए 1965, 66 और 1971 के, तो उस वजह से भी हमारा इन्फ्लेशन एक कंफर्टेबल जोन से बढ़कर डबल डिजिट्स में होता हुआ भी देखा गया, जिसके बाद गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया, उसको वापस से कंफर्टेबल जोन में लाने की कोशिश की गई। कुछ नंबर्स के थ्रू जो डिकेडल इन्फ्लेशन है इंडिया में उसको समझने की कोशिश की जाए। जैसे 1950s का जो डिकेड रहा, हमारा एवरेज इन्फ्लेशन बहुत कम, रफली 1.7% के आसपास। अगले ही डिकेड में 1960s में इन्फ्लेशन बढ़ के रफली 6.4%, 1970s में और ज्यादा इन्फ्लेशन रफली 9%, 1980s में रफली सेम लेवल्स पे 8%, 1990s में रफली 9.5% और 2000s में खासतौर से 2000-2008 के बीच में बड़े कंफर्टेबल जोन में 3 to 5% के बीच में। लेकिन 2009 से इन्फ्लेशन बड़ी स्टबर्न टेंडेंसीज के साथ फिर से बढ़ने लगा और 2009 और 13 का जो पीरियड रहा जिसमें जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है या सीपीआईसी में जिसे कहूंगा आज की तारीख में, ये बड़े अनकंफर्टेबल लेवल्स पे जिसे कहेंगे चिपक गया, स्टक हो गया। खासतौर से इसका मेन रीजन रहा फूड इन्फ्लेशन की फूड आर्टिकल्स की प्राइसेस बढ़ने चली गई और इसका एक बड़ा रीजन माना जाता है कि फूड आर्टिकल्स में भी जो प्रोटीन रिच आइटम्स थे जिसको प्रोटीन इन्फ्लेशन का नाम लिया गया कि प्रोटीन इनटेक रिलेटेड जो फूड आइटम्स है उनकी प्राइस बढ़ रही है, जिससे फूड आर्टिकल्स की प्राइस बढ़ रही है, जो फूड इन्फ्लेशन कहा जा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन हम नीचे नहीं ला पा रहे हैं। और इसके कई डिफरेंट रीजंस सजेस्ट किए गए कि ऐसा क्या हुआ 2009-2013 के बीच में। जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि उस वक्त हम लोगों ने एक जो हमारी डाइटरी हैबिट्स होती है उसमें मेजर शिफ्ट विटनेस किया। इनकम लेवल्स लोगों के बढ़ने लग गए, नरेगा एटसेट्रा जैसी स्कीम्स आने लगी, रूरल हाउस होल्ड्स के पास भी पैसा पहुंचने लग गया, वेजेस बढ़ने लग गई, जो प्राइसेस है कमोडिटीज की ग्लोबल मार्केट में खासतौर से फूड आर्टिकल्स की वो भी बढ़ते हुए देखी गई, जो फॉडर है या चारा है उसमें रेट बढ़ती चली गई, एनर्जी कॉस्टली हो गई, फ्यूल कॉस्टली हो गया। तो इन सब रीजंस की वजह से 2009-13 के बीच में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है खासतौर से फूड इन्फ्लेशन है, फूड आर्टिकल्स का इन्फ्लेशन है, प्रोटीन इन्फ्लेशन है, उसमें मेजर इंक्रीज देखा गया। लेट 2010 इंडिया ने एक नई टर्म डिवाइस की जो हमने लेक्चर नंबर 11 में भी डिस्कस की है, स्क्यूफ्लेशन। एक बार फिर से रिवाइज करिए माइंड में, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब है जब ज्यादातर चीजों की प्राइस बढ़े सस्टेन्ड पीरियड के ऊपर बढ़े, लेकिन स्क्यूफ्लेशन होगा कि सिर्फ कुछ ही चीजों की प्राइस बढ़े, बाकी चीजों की प्राइस ना बढ़े या घट जाए। इनफैक्ट तो स्क्यूफ्लेशन मतलब स्क्यूड है, सभी चीजों की प्राइस नहीं बढ़ रही है, सिर्फ कुछ ही चीजों की प्राइस बढ़ रही है। तो 2009, 10, 11, 12, 13 में ये जो स्क्यूफ्लेशन है खासतौर से फूड आर्टिकल्स को, फूड इन्फ्लेशन को लेकर विटनेस किया गया कि फूड आर्टिकल्स की प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन बाकी चीजों की प्राइस शायद उतनी नहीं बढ़ रही है। और ये स्क्यूफ्लेशन का रेट उस वक्त रफली 9 to 10% की रेंज में देखा गया। 2010 का जो डिकेड रहा, 2010, 11 से 13, 14, इन्फ्लेशन काफी हाई रहा, 8% से 9.7% के आसपास, चाहे वो WPI हो चाहे वो CPI हो। फूड इन्फ्लेशन जैसा हमने कहा खासतौर से प्रोटीन आइटम्स की वजह से वो डबल डिजिट्स में चला गया, मतलब 10% को एक्सीड कर गया। फिर मिड 2014 से इन्फ्लेशन मॉडरेट होने लगा, कम होने लगा। जो WPI इन्फ्लेशन है वो इनफैक्ट नेगेटिव हो गया। अगस्त 2015 में अगर आप देखेंगे तो -5.1% उसको मेजर किया गया। CPI इन्फ्लेशन अभी भी पॉजिटिव रहा, 4.9% के आसपास दिसंबर 2016 में। तो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन 2015-16 में कि WPI तो -5.1 और CPI 4.9, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 10% से भी ज्यादा का, बड़ी वेज। एवरीबडी वॉज परप्लेक्स कि ये कैसे
WPI कम हो रहा है, CPI बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन फाइनली 2018-19 में ये जो 10% का गैप था ये कम होके 0.2% के आसपास आ गया, जो कहीं ज्यादा सस्टेनेबल, रीजनेबल और सेंसिबल रहा। फिर 2019-20 में WPI का तो फॉलिंग ट्रेंड कंटिन्यू रहा, रफली 1.7% के आसपास, और इसका मेन रीजन रहा कि जो होलसेल लेवल पे सप्लाई ग्लट रहा उसकी वजह से। लेकिन सीपीआई जो कंबाइंड रहा, या रिटेल इन्फ्लेशन जो रहा, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रहा, वो रफली 4.8% के आसपास रहा। इसका मेन रीजन रहा कि डिमांड हमारी इकोनॉमी में बढ़ने लगी 1920 के आसपास, और जो सप्लाई थी वो उसके साथ कैचअप नहीं कर पा रही थी, उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रही थी। ये 1920 का जो ईयर है इसमें अर्बन एरियाज में कहीं ज्यादा प्राइस राइज देखा गया रूरल एरियाज के मुकाबले, और ये ऑलमोस्ट सभी आइटम्स की बात है, सिर्फ फूड आइटम्स ही नहीं। तो अर्बन एरियाज में प्राइस राइज ज्यादा 1920 में, रूरल एरियाज में रिलेटिवली कम। लेटेस्ट ट्रेंड्स 2020-21, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देख लें 2020-21, तो उसमें जो करंट ट्रेंड सजेस्ट करते हैं उसमें CPIC 2020-21 में बढ़ के रफली 6.6% के आसपास हो गया। उसके बाद फिर वो रफली 4.6% पे ड्रॉप हुआ, और उसी कैटेगरी में ये कैरी ऑन करता रहा। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है जिसमें आप फूड और फ्यूल को आप इंक्लूड ना करें। तो कोर इन्फ्लेशन जो मिसलेनियस ग्रुप का पार्ट होता है CPIC में, जिसमें कई सारी सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, जिनको मैक्सिमम वेटेज भी कई बार दिया जाता है, उनका एक तो वेटेज बढ़ गया, उनकी कॉस्ट जब बढ़ने लगी, और गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस जब बढ़ने लगी, तो इसकी वजह से कोर इन्फ्लेशन में भी बढ़ोतरी देखी गई 2019-20 में। WPI का जो इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव टेरिटरी में रहा, रफली 0.1% के आसपास, खासतौर से 2020 में। फिर थोड़ा सा राइज हुआ 1.2% के आसपास। उसके बाद अगर आप रूरल अर्बन डिफरेंस देख लें CPI में, तो 1920 में बहुत हाई देखा गया, लेकिन 2020-21 में यह गैप क्लोज होने लगा, जो ज्यादा सेंसिबल है, क्योंकि जैसा हमने देखा 1920 में अर्बन एरियाज में प्राइस राइज ज्यादा हुआ, रूरल एरियाज में इतना नहीं हुआ। 2020-21 में यह प्राइस राइज रफली सेम लेवल पे पहुंच गया, कन्वर्ज होते हुए देखा गया। लेकिन फ्यूल लाइट इन्फ्लेशन में अभी भी रूरल और अर्बन एरियाज में रफली 7% का डाइवर्जेंस देखा गया। फिर आया पैंडेमिक, कोरोना का डिसरप्शन 2020, और इस डिसरप्शन की वजह से दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस ने रोल प्ले करना शुरू कर दिया। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, आप सभी ने विटनेस किया होगा, इंडस्ट्रीज को शट कर दिया गया, कंट्रीज को लॉकडाउन कर दिया गया। इंडिया ही नहीं, ग्लोबल फिनोमिनन रहा कोविड से लड़ने के लिए। तो इसकी वजह से लोगों ने कंज्यूम करना बहुत कम कर दिया, तो डिमांड कम हो गई। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई, सप्लाई चेन भी बंद हो गई, सप्लाई साइड जो रहा वो भी बंद हो गया, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ता चला गया। तो ये इन्फ्लेशन का सिनेरियो लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से 2020 के लॉकडाउन के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स प्रेजेंट करने लगा, जो कि नॉर्मल सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस का ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो सेकंड पार्ट ऑफ डिस्कशन है कि दोनों इंडिसेस WPI, CPI के 4 सब इंडिसेस, कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, उसके बाद इंडिया में क्या ट्रेंड्स रहे, अब समझने की कोशिश करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट सब डिस्कशन के थ्रू कि इंडिया में इन्फ्लेशन के क्या मेजर रीजंस माने जाते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स की एक्सपर्ट्स की बात करें तो किसी एक सिंगल रीजन को पिन पॉइंट करना इंपॉसिबल है, इसीलिए कई सारे रीजंस, जिसमें सबसे बड़ा रीजन माना जाता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसको बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, और इसका रीजन है कि जब भी हमारी डिमांड हो, लेकिन क्योंकि हमारी इकोनॉमी में सफिशिएंट इन्वेस्टेबल कैपिटल नहीं है, मतलब लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है जिससे फैक्ट्रीज लगाई जा सके, सप्लाई को बढ़ाया जा सके, तो ये एक बॉटलनेक हो गई, एक रुकावट हो गई हमारी सप्लाई बढ़ाने में। तो अगर डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई नहीं है, तो चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यह स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मेजर रीजन माना गया है इंडिया के इन्फ्लेशन सिनेरियो में। जब भी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हायर ग्रोथ को टारगेट किया जाए और ज्यादा इन्वेस्टेबल कैपिटल, मतलब ऐसी कैपिटल अवेलेबल हो जिसको आप इन्वेस्ट कर सके, बिजनेस इन्वेस्ट कर सके, नई फैक्ट्रीज लगा सके, नई सर्विसेज आप स्टार्ट कर सके, तो जैसे ही आप ज्यादा मनी
पंप करना शुरू करते हैं मार्केट में, उससे क्या होगा? एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी या लूज मनी पॉलिसी। लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा, ज्यादा वो स्पेंड करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगा। तो इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ेगा, हेडलाइन स्टार्ट हो जाएंगी, पॉलिटिकल इश्यू बन जाएगा, गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाएगी और फिर से टाइट मनी पॉलिसी की तरफ मुंह करना शुरू कर देगी, उस पैसे को वापस तक करना शुरू कर देगी। तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो हाई ग्रोथ हो सकती थी उसको भी हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। और ये हमने 1970s में विटनेस किया, हमने 1980s में विटनेस किया और इनफैक्ट मैं कहूंगा आज तक हम विटनेस करते चले आ रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिकली इस चीज को जस्टिफाई करना किसी भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन या किसी भी पार्टी या गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इन्फ्लेशन को इसीलिए टॉलरेट करें क्योंकि इससे आपको हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ भी मिलेंगे। लोग कहेंगे पहले हमें महंगाई से निजात दिलाइए, ग्रोथ की बात बाद में हो जाए। सप्लाई साइड मिसमैच एक बड़ा लॉन्ग ड्रॉन इशू रहा है इंडिया में, जो हमेशा से हायर इन्फ्लेशन क्रिएट करता रहा है। क्योंकि इन्वेस्टेबल कैपिटल अवेलेबल नहीं है, इस वजह से सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, बॉटलनेक इन्फ्लेशन। ऐसे भी टाइम्स रहे जब गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हम ज्यादा खर्च करें, हायर एक्सपेंडिचर्स के लिए जाएं, लूज मनी पॉलिसी पे जाएं, एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी पे जाएं। लेकिन जब भी गवर्नमेंट ने ज्यादा स्पेंडिंग करने की कोशिश की तो ज्यादातर ये जो एक्स्ट्रा खर्चा था, एक्सपेंडिचर था, ये डेवलपमेंटल एरियाज पे नहीं रहा, इनफैक्ट नॉन डेवलपमेंटल एरियाज में खर्च किया गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आपको नहीं मिली। लेकिन क्योंकि आपने एक्स्ट्रा खर्च किया, लोगों के पास पैसा पहुंचा। यह अलग बात है कि डेवलपमेंट सेक्टर्स पे या डेवलपमेंटल एरियाज में आपने खर्च नहीं किया तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा क्योंकि आप पैसा पंप कर रहे हैं, हायर एक्सपेंडिचर्स आप कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि डेवलपमेंटल एरियाज में आपने खर्च नहीं किया तो उससे क्या होगा? उससे आपके पास इन्वेस्टेबल कैपिटल नहीं बढ़ेगी, सप्लाई आपकी वहीं रुकी रहेगी। इसको कहा जाएगा स्टैग्नेटिंग इकोनॉमी। मतलब आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हायर एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही है, स्टैग्नेटिंग इकोनॉमी। पहला मेजर रीजन हो गया हमारा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन। दूसरा बड़ा रीजन जो इंडियन इन्फ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब जैसे इन्फ्लेशन होगा, लेक्चर नंबर 11 में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, लेक्चर नंबर 10 में भी टच करने की कोशिश की, इन्फ्लेशन टैक्स। और जैसे ही इन्फ्लेशन की वजह से आप जाने अनजाने में इन्फ्लेशन टैक्स पे करना शुरू कर देते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ना शुरू कर देंगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी जो रेवेन्यू रिसीट्स है, मतलब जो उसको पैसा चाहिए अपने खर्च करने के लिए, उसके लिए दूसरे एवेन्यूज तलाश करना शुरू कर देती है। कई बार यह भी देखा गया कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज हम लगा देंगे ताकि हमारे पास ज्यादा टैक्स आ सके, ताकि उस पैसे को हम अपनी डिफरेंट स्कीम्स में खर्च करना शुरू कर सकें। इसके बाद जो पुराना नॉन वैट स्ट्रक्चर रहा, नॉन वैल्यू एडेड टैक्स स्ट्रक्चर रहा, उसको भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि उसका एक बड़ा नेगेटिव कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ करता था जो भी हमारी कम्युनिटीज हैं उनकी प्राइसेस पे, मतलब अल्टीमेटली इन्फ्लेशन पे। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यूज चाहिए ताकि जो प्लान डेवलपमेंट है उसके ऊपर वो पैसा खर्च किया जा सके, उसको फाइनेंस किया जा सके। इस वजह से चाहे नॉन वैट के थ्रू, चाहे रॉ मटेरियल पे ज्यादा टैक्स लगा के, इन्फ्लेशन टैक्स कलेक्ट करके इस तरीके से रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाया जाए, ये चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो इंडिया में, शुरू से ही एक मेजर पॉलिसी डिसीजन रहा है, जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता रहा है। तीसरा जो मेजर रीजन रहा है इंडिया में इन्फ्लेशन का, वो रहा है फिस्कल पॉलिसी। मतलब आरबीआई अगर कोई पॉलिसी डिजाइन करेगी वो होगा मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट अगर कुछ डिजाइन करेगी तो वो होगा फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स के लिए किसी भी इकोनॉमी की कोशिश करती है कि हम पैसा मार्केट में पंप करें, पैसा मार्केट में पंप करेंगे, लोगों के पास पैसा अवेलेबल होगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टेबल कैपिटल बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन जैसे ही ये होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगा, गवर्नमेंट फिर से उस पैसे को वापस निकालने लग जाएगी। तो ये जो ट्रैप है साइक्लिकल, ओवर मनी सप्लाई का, या लूज मनी सप्लाई, टाइट मनी सप्लाई, फिर लूज मनी सप्लाई, टाइट मनी सप्लाई, इंडियन गवर्नमेंट इसमें शुरू से ही फंसी देखी गई है। 1960s तक यह माना जाता था कि अगर मान लीजिए आप किसी चीज पे खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट को मान लीजिए 40 लाख करोड़ खर्च करने अपने डेवलपमेंटल एजेंडा पे, लेकिन हमारी जो
रेवेन्यू रिसीट्स है, मतलब जो हमारे पास पैसा है डोमेस्टिकली जो आ रहा है, वो मान लीजिए सिर्फ 30 लाख करोड़ ही है। तो जो 10 लाख करोड़ है ये कहां से आएगा? 1960s तक ये माना जाता था कि अगर मान लीजिए डेफिसिट अगर आपका है, फिस्कल डेफिसिट है, मतलब जो आप खर्च करना चाहते हैं आपकी अर्निंग उसके मुकाबले कम है, तो इसको आप एक्सटर्नल बोरोइंग्स के थ्रू, आप बाहर से पैसा उधार लेके इसकी आप भरपाई कर सकते थे। लेकिन 60s के बाद इस चीज को भी एक्सेप्ट किया जाने लगा कि आप सिर्फ एक्सटर्नल बोरोइंग्स पे ही क्यों डिपेंडेंट रहें, आप क्यों ना उस फिस्कल फाइनेंसिंग को या डेफिसिट फाइनेंसिंग को आप इंटरनल बोरोइंग, मतलब आप अपने डोमेस्टिक मार्केट से ही उठा लें, या आप एक्स्ट्रा फ्रेश करेंसी भी प्रिंट कर सकते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए। तो जब इंडिया ये सब करने लगा तो उसकी वजह से भी, चाहे वो इंटरनल बोरोइंग हो, खासतौर से 2005-6 एक मेजर पार्ट प्ले किया इस इंटरनल बोरोइंग या डेफिसिट फाइनेंसिंग ने इन्फ्लेशन को बढ़ाने में। और ये कंट्रीब्यूशन जो होता था इंटरनल बोरोइंग का, मतलब गवर्नमेंट अगर किसी से पैसा लेना चाहेगी तो कौन गवर्नमेंट को दे पाएगा? ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यार एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करना चाहेंगे तो कौन प्रिंट करेगा? ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे ही आप डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए जाएंगे, एक्स्ट्रा मनी आप प्रिंट करेंगे या आप इंटरनल बोरोइंग्स के लिए जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, इमीडिएटली प्राइस राइज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी है या जो साइक्लिकल प्रोसेस है ओवर मनी सप्लाई की, डेफिसिट फाइनेंसिंग की, इसने भी एक मेजर रोल प्ले किया है हमारे इन्फ्लेशन सिनेरियो में। कोई भी गवर्नमेंट अगर अपने डेफिसिट के लिए सेंट्रल बैंक के पास जाएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने जो प्राइमरी इश्यूज हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, वो इश्यू करेगी, या आरबीआई से कहेगी कि इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप परचेज करिए, उसके बदले में आप हमें कैश दीजिए, मनी दीजिए, लिक्विडिटी दीजिए, या आरबीआई को फोर्स करेगी गवर्नमेंट कि हमें फ्रेश एडवांसेस दे दीजिए, मतलब जो आप बाद में देने वाले हैं अभी थोड़ा पहले दे दीजिए। तो इन सब का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? आप एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करें, या आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को दें, बदले में आप पैसा लें, या आप एडवांसेस फ्रेश आप रेज करना शुरू कर दें, इन सभी की वजह से इंफ्लेशन आपका बढ़ेगा, सेविंग रेट्स आपकी कम होंगी, एंड अल्टीमेटली आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा। क्योंकि अगर आप ही बोरो करने लग गए मार्केट से तो इंडस्ट्रीज के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। इसको कहा जाता है क्राउडिंग आउट, मतलब आप सारा पैसा तो गवर्नमेंट ही ले गई, प्राइवेट प्लेयर्स के पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, तो वो अनकंपेटिटिव हो जाएंगे, वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट्स उनके बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं कि आप फ्रेश करेंसी प्रिंट करें, आप डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए जाएं, या आप साइक्लिकल जो प्रोसेस है ओवर मनी सप्लाई का उसमें फंस जाएं, या आप हैवी इंटरनल बोरोइंग्स के लिए जाएं, या आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करना शुरू कर दें, उसके बदले में पैसा आप उगाना शुरू कर दें, या आप आरबीआई या सेंट्रल बैंक को फोर्स करें फ्रेश एडवांसेस के लिए, इन सभी का जो मिक्स है इसको कहा जाएगा अनसाउंड फिस्कल पॉलिसी, जिसका ओवरऑल रिजल्ट हायर इन्फ्लेशन, लोअर सेविंग्स एंड लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भी इंडिया में एक बहुत बड़ा रीजन रहा है इन्फ्लेशन के पीछे। और जब आपका फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, मतलब जो जितना पैसा आपको खर्च करना है उसके मुकाबले अगर आपकी अर्निंग्स, आपकी आमदनी कम है, तो उससे क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट को आप फाइनेंस करवाएंगे, उससे क्या होगा? आप मार्केट से पैसा आप उगाना शुरू कर देंगे, उससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा कम अवेलेबल होगा, कम बच जाएगा। तो फिर जो थोड़ा पैसा बचा है, हर कोई इस पैसे को चाहेगा, आम पब्लिक भी चाहेगी, प्राइवेट सेक्टर भी चाहेगा, गवर्नमेंट एजेंसीज भी चाहेंगी, तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेंसी डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 2001 के बाद इंडिया ने डिसीजन लिया कि फॉरेक्स को हम और ज्यादा इकट्ठा करेंगे, बढ़ाएंगे, और जितना ज्यादा फॉरेक्स आप इकट्ठा करेंगे उसकी जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो भी बढ़ती चली जाएगी। कैसे? अगर आरबीआई को अपना फॉरेक्स बढ़ाना है, जैसे अभी रफली $600 बिलियन प्लस है, इंडिया का बड़ा कंफर्टेबल जोन में है फॉरेक्स रिजर्व, तो अगर आपको मार्केट से डॉलर्स उठाने हैं, पाउंड्स उठाने हैं या यूरो उठाना है, तो आप क्या करेंगे? उसके बदले में इंडियन करेंसी को आप मार्केट में सप्लाई करना शुरू करेंगे, मतलब फॉरेन करेंसी आप मार्केट से परचेज करेंगे, उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर रुपीस को आप इकोनॉमी में पंप करेंगे। अगर उतना ज्यादा एक्स्ट्रा रुपी इकोनॉमी में चला जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, लूज मनी पॉलिसी। इसकी वजह से एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आसानी से आपके पास पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, तो इसकी वजह से
एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट होगी, एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट होगी, सप्लाई उतनी ही है। तो लेक्चर नंबर 11 याद करिए, अगर सप्लाई उतनी है, डिमांड बढ़ गई, ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं, तो क्या होगा? प्राइसेस कम होंगे, घटेंगे, सेम रहेंगे? प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि पहले हो सकता है सिर्फ 5 ही लोग खरीदने वाले हों, अब 50 लोग हो जाएंगे। तो इस वजह से इंफ्लेशन बढ़ने लग जाएगा, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स के बढ़ने के कारण भी। इसके अलावा जो हायर रेवेन्यू डेफिसिट्स हैं, इसका मतलब हो सकता है आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ गए हो, मतलब गवर्नमेंट ने अगर किसी से उधार लिया है, इंटरनल बोरिंग्स हो सकती हैं, या इंटरनेशनल एजेंसी जैसे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन बैंक हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, EDB हो, अगर उनसे आपने कोई लोन लिया है, उनको आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है, या आपको ज्यादा सब्सिडीज बढ़ानी है, मान लीजिए फर्टिलाइजर पे बढ़ानी है, मान लीजिए आपको DBT देना है, मान लीजिए आपको सैलरीज बढ़ानी है, पेंशन बढ़ानी है, तो इसका मतलब आपके रेवेन्यू जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, एकदम से बढ़ गया। लेकिन आपकी जो रेवेन्यू है, अर्निंग्स है, वो लिमिटेड है, तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा। मतलब आपके जिसे बोलते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो अगर आपके हाई रेवेन्यू डेफिसिट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस केस में हो सकता है फ्रेश मनी प्रिंट करना शुरू कर दे, और इस वजह से गवर्नमेंट जब ज्यादा मनी सप्लाई करेगी मार्केट में, तो उसकी वजह से भी इंफ्लेशन बढ़ना शुरू हो सकता है। यह सब चलता रहा ऑलमोस्ट अंटिल 2003। फाइनली गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि बिना किसी एंकर के, बिना एक प्रॉपर पॉलिसी के, खासतौर से फिस्कल और बजट मैनेजमेंट के रिलेटेड, यह सिचुएशन हमेशा वॉलेटाइल ही रहेगी। क्यों ना एक फ्रेमवर्क लाया जाए ताकि इन सारी चीजों को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। और 2003 में प्रूडेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिस्कल एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसको FBMA एक्ट भी कहा जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया। और इसके जो प्रोविजंस हैं, उसकी वजह से जो स्टेट के फाइनेंसेस हैं, या जो फिस्कल कंडीशन है, बजट मैनेजमेंट जो एफिशिएंसी है, वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सभी का कहीं ज्यादा रोबस्ट होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी रही कि क्या वो रीजंस रहे, या क्या वो ट्रेंड्स रहे, क्या इंपॉर्टेंट 4 या 5 बड़े रीजंस रहे जिसकी वजह से इंफ्लेशन हमेशा इंडिया में इन्फ्लुएंस होता रहा है। अब लेक्चर नंबर 10 और 11 का डिस्कशन का एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए कि मान लिया इंडिया में ये सिचुएशन रही, ये इंपॉर्टेंट रीजंस रहे, ये दोनों इंडिसेस रहे, ऐसे इंडिसेस इवॉल्व हुए, क्या वो रेंज होनी चाहिए जिसमें इन्फ्लेशन को मेंटेन किया जाए, मैनेज किया जाए? हायर इन्फ्लेशन, हायर ग्रोथ रेट, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन होगा, सप्लाई ज्यादा होगी मनी की, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। तो ये जो ट्रेड ऑफ है, इसको जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं, इन्होंने अपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग के थ्रू डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया कि ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो हमेशा ज्यादा ग्रोथ ही रहेगी, ज्यादा ही इंप्लॉयमेंट होगा। ये एक्चुअली सच नहीं है, सही नहीं है। और इसी को फॉलो करते हुए, जैसा हमने देखा लेक्चर नंबर 11 में, इंडिया ने भी 1970 से इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन, खासतौर से WPI को एक हम स्टेबल रेंज में मेंटेन करेंगे, इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना शुरू किया। 1973 पहली बार हुआ कि इन्फ्लेशन ने 20% का जो मार्क रहा उसको भी क्रॉस कर दिया, क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ने लग गए। इसके अलावा उस वक्त की जो गवर्नमेंट रही अंडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा ही टाइट सेवियर एंटी इन्फ्लेशन पैकेज तैयार किया। और यह पहली बार हुआ कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ऐसे इनिशिएटिव्स को लगाना शुरू किया कि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको ही खत्म कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कर्टेल कर दिया जाए। और यह पहली बार हुआ, इफेक्टिव भी साबित हुआ। इन्फ्लेशन फिर से 20% से घट के 5.7% के आसपास आ गया, लेकिन इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी सबसाइड होती हुई देखी गई। और ये 1970s का डिकेड ही रहा, या ये जो इवेंट रहा 20% से ज्यादा हमारा इन्फ्लेशन हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने RBI को कहा कि अब आपका नया फंक्शन होगा कि आप इन्फ्लेशन स्टेबलाइजेशन को कैरी आउट करेंगे इंडिया में, और यह आप करेंगे डिफरेंट मनी कंट्रोल्स के थ्रू या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। यह आज भी एक बड़ा डिबेट का इश्यू है कि क्या हेल्दी रेंज होना चाहिए इन्फ्लेशन का। 1972 से डिबेट होती चली आ रही है, और 2014 की कमिटीज तक, और आज भी मैं कहूंगा बार बार डिबेट उठती है कि क्या हो वो स्वीट स्पॉट।
और मुझे लगता है लेक्चर 11 में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस इसको किया है कि 4% प्लस माइनस 2% पहले भी आज भी लगता है एक बड़ा हेल्दी रेंज होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। लेकिन 1985 की जो चक्रवर्ती कमेटी थी, पहली बार हुआ, उसके थ्रू यह रिकमेंडेशन प्रोवाइड की गई कि जो 4% इन्फ्लेशन रेंज है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक हेल्दी रेंज कही जा सकती है। और यह कहा गया कि अगर इंडिया 4% के आसपास या 4% इन्फ्लेशन को मेंटेन करे तो हमारे जो प्राइस राइज लेवल्स है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को भी हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, जिससे हमारा जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं होगा। तो पहली बार 1985 चक्रवर्ती कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1997-98 ने एक्सेप्ट किया कि 4 to 6% इन्फ्लेशन एक्सेप्टेबल है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वर्ल्ड एवरेज भी रफली 0 to 3% के आसपास ही देखा गया है। सेकंड टेक ऑन इन्फ्लेशन हेल्दी रेंज। थर्ड इनिशिएटिव, आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन, उन्होंने कहा कि हमें तो पहले इन्फ्लेशन को रफली 6 और 7% के आसपास लाना होगा और लॉन्गर टर्म में 5 to 6% की रेंज में ऑन एन एवरेज हम इसको हेल्दी रेंज में मान सकते हैं। फोर्थ कमिटी, द तारापुर कमिटी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन की एक्सेप्टेबल रेंज या रेकमेंडेड रेंज 3 to 5% के आसपास हेल्दी हो सकती है 1997-98 से लेकर 1999-2000 के टाइम पीरियड के लिए। और जैसा हमने लेक्चर नंबर 11 में देखा कि 2014 के बाद से जो ये फॉर्मल फ्रेमवर्क साइन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई कि 4% प्लस माइनस 2 उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, उसको ही इंडिया लगातार मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार इसको रिवाइज किया जाता है, रिविजिट किया जाता है कि क्या इंडियन इकोनॉमी में कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं हो गए जिसकी वजह से इस रेंज को फिर से एक बार रीलुक किया जाए। लेकिन हर कमेटी, हाल ही में 2020 में कॉन्स्टिट्यूट कमेटी की भी रिकमेंडेशन यही है कि 4 प्लस माइनस 2% का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेंज है, स्टेबलाइजेशन रेंज है इंडिया का, वो बड़ा स्वीट स्पॉट है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। अब हम लेक्चर के एंड की तरफ बढ़ते हैं और 3 इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ डिस्कस करके लेक्चर नंबर 12 को क्लोज आउट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्या इसको हम इंडिया में यूज करते हैं? नहीं। क्या यूज करते हैं? WPI। लेकिन गवर्नमेंट 2003-04 से लगातार इस इंटेंशन में है कि WPI PPI या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के मुकाबले कम परफेक्ट है। तो जैसे ग्लोबल इकोनॉमीज WPI के बजाय PPI यूज करना शुरू कर चुकी हैं, इंडिया को भी PPI यूज करना चाहिए। 2019 की जो वर्किंग कमेटी बनाई गई अंडर नीति आयोग, उनका भी एक इंपॉर्टेंट मैंडेट यही है कि WPI में क्या चेंजेस हों और उससे भी कहीं ज्यादा क्यों ना WPI के बजाय अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को यूज किया जाए। समझा जाए क्या है PPI या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। PPI या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को एक बेटर मेजर समझा जाता है इन्फ्लेशन का WPI और CPI दोनों के मुकाबले। और जो हमारी रिफॉर्म प्रोसेस चल रही है 1991 से आज तक भी चल रही है, उसने ग्लोबलाइजेशन को जब बढ़ावा दिया, इंडिया बाकी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ और ज्यादा कनेक्ट इंटीग्रेट होता चला जा रहा है, तो यह भी एक सेंसिबल चीज है कि हम वही इकोनॉमिक कंपैरेटिव इंडिकेटर्स यूज करें जो ग्लोबली या बाकी कंट्रीज भी यूज कर रहे हैं, ताकि दोनों इकोनॉमीज को या मल्टीपल इकोनॉमीज को ग्लोबल फोरम पे कंपेयर करना ज्यादा सेंसिबल हो। अगर आप यूज कर रहे हैं WPI, वो यूज कर रहे हैं CPI, आप यूज कर रहे हैं WPI, वो यूज कर रहे हैं PPI, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो एप्पल्स टू ऑरेंजेस कंपैरिजन हो जाएगा। तो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन के लिए अगर ज्यादातर ग्लोबल ऑर्डर PPI पे ट्रांजिशन कर चुका है तो इंडिया को भी ऐसा ही कंपैरेटिव इंडिकेटर यूज करना चाहिए। इन्फ्लेशन ज्यादातर जो इकोनॉमीज हैं उनके लिए सबसे वाइटल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के तौर पे इसको माना जाता है और इस वजह से गवर्नमेंट 2003-04 से लगातार रेकमेंड कर रही है कि किस तरीके से हम WPI के बजाय PPI को यूज करना शुरू कर दें हमारे इन्फ्लेशन को ट्रैक और टारगेट करने के लिए। स्पेशल क्या फीचर्स हैं PPI, क्यों WPI या CPI के मुकाबले एक बेटर इंडिकेटर है? नाम समझिए, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, मतलब नाइस में कंज्यूमर,
ना ही इसमें होलसेल। मतलब वो प्राइस जो एक प्रोड्यूसर को पड़ती है उसको आप ट्रैक करिए, बजाय इसके कि होलसेल को और होलसेलर से रिटेल को। कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विस हो, किस तरीके से फ्लो होगी। कोई इंडस्ट्री उसको बनाएगा तो वो हो गया प्रोड्यूसर की प्राइस। उसके बाद उसको आप होलसेल में सप्लाई करेंगे, डीलर्स के पास भेजेंगे, बड़े होलसेल गोदामों में भेजेंगे। तो जो होलसेल वाला होगा वो जो प्रोड्यूसर की जो प्राइस रही उसमें अपना खुद का मार्जिन ऐड करेगा, उससे मिलेगी आपको होलसेल प्राइस। उसके बाद वो रिटेल में उसको सप्लाई करेगा और रिटेल में सप्लाई करने के लिए रिटेल वाला भी अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करेगा। इसका मतलब होलसेल या जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस हैं इसमें इन सब का मुनाफा इंटरमीडियरीज भी इसमें ऑलरेडी जुड़े हुए, इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। इस वजह से चाहे होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, चाहे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, एक क्लीन रिफ्लेक्शन नहीं है कि एक्चुअली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की रियल कॉस्ट क्या है। हो सकता है होलसेल का मार्जिन कहीं ज्यादा हो सकता है रिटेल वाले का मार्जिन कहीं ज्यादा हो। तो अगर उनको आप कैप्चर कर रहे हैं तो रियलिटी में हो सकता है जो ट्रू कॉस्ट है उस गुड और सर्विस की वो आप कैप्चर ही नहीं कर पा रहे हो, या एक फॉल्स डेटा, फॉल्स इंडिकेटर के तौर पे आप उसको कैप्चर कर रहे हो। क्लियर हो गया कि पीपीआई ना ही तो होलसेल वाले का मार्केट या उसका प्रॉफिट, ना ही तो रिटेल जो आउटलेट्स हैं उनका प्रॉफिट या उनका मार्जिन, इनको अकाउंट में नहीं लेगा। ये जो प्रोड्यूसर को क्या बेसिक प्राइस उसकी पड़ रही है उन सबको ही अकाउंट में लेगा। टैक्सेस को, ट्रेड मार्जिन को, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को, इन सबको पीपीआई टोटली एक्सक्लूड कर देगा। और इसी वजह से इसको एक कहीं ज्यादा बेटर मेजर समझा जाता है इन्फ्लेशन का, क्योंकि जो प्राइस चेंजेस हैं प्राइमरी और इंटरमीडिएट स्टेजेस उसको भी आप ट्रैक कर पाएंगे कि एक्चुअली शुरुआत में तो इतनी ही प्राइस पड़ी प्रोड्यूसर को, लेकिन बाद में होलसेल पे आते आते इसकी प्राइस इतनी हो गई। इसका मतलब ये प्राइस चेंज नहीं है, ये हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकता है टैक्सेस की वजह से हो सकता है प्रॉफिट्स की वजह से हो सकता है ट्रेड मार्जिन की वजह से हो। और उसके बाद होलसेल से जब रिटेल प्राइस कंज्यूमर्स के आसपास आई तब इसकी प्राइस इतनी हो गई। तो इसको आप बेटर मेजर कर पाएंगे कि किस स्टेज पे कितनी प्राइस राइज हो रही है। और इस वजह से बहुत सारी इकोनॉमीज ने ऑलरेडी डब्ल्यूपीआई के बजाय पीपीआई को स्विच कर लिया है। और ऐसी सबसे बड़ी या सबसे पुरानी इकोनॉमी आप देखें तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे इस सीरीज को, पीपीआई सीरीज को, जो यूएसए का ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स है, बीएलएस है, वो मेंटेन करते हैं। ये जो इंडेक्स है ये प्राइस को होलसेलर लेवल पे, प्रोड्यूसर स्टेज पे, रिटेल लेवल पे, अलग अलग स्टेज पे भी आपको ट्रैक करने में मदद कर सकता है। और यूएस में इसको कई सारे जो प्राइवेट बिजनेस हाउसेज हैं अपनी प्राइस टारगेटिंग के लिए बहुत एफिशिएंटली यूज करते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं कि प्रोड्यूसर को ये प्राइस पड़ रही है, होलसेल तक पहुंचते पहुंचते ये प्राइस हो गई है और एंड कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते ये प्राइस हो गई है। तो किस तरीके से हम अपनी प्राइस को कैटेगराइज करें, प्लेस करें, ताकि कंपेटेटिव रहें हम पूरे इस ग्लोबल मार्केट में। मिड 2019 में जो वर्किंग ग्रुप सेटअप किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसके हेड हैं रमेश चंद, जो कि नीति आयोग के एक मेंबर हैं, उनको कई सारे मैंडेट दिए गए। जैसे डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर अगर हम चेंज करें, डब्ल्यूपीआई की कम्युनिटी बास्केट में क्या चेंजेस हो, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी जो डेटा हम कैप्चर करते हैं डब्ल्यूपीआई के लिए वो शायद इतना रोबस्ट नहीं है, उस डेटा कलेक्शन को कैसे बेटर बनाया जाए। इसके साथ साथ जो चौथा इंपॉर्टेंट मैंडेट है वो ये भी है कि एक नई पीपीआई सीरीज इंडिया के लिए डिवाइस की जाए और एक रोड मैप सजेस्ट किया जाए कि इंडिया डब्ल्यूपीआई से पीपीआई तक कैसे स्विच करे। 2003, 4, 2004, 5 से लगातार जब पहली बार एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर प्रोफेसर अभिजीत सेन, जो उस वक्त की प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे, तभी से आईएमएफ के इनपुट्स के थ्रू इंडिया इस कोशिश में है कि कैसे हम लोग डब्ल्यूपीआई से या सीपीआई से पीपीआई पे मूव करें। इसके बाद 2014 में एक और वर्किंग ग्रुप सेटअप किया गया अंडर प्रोफेसर बीएन गोल्डा, और उनका भी मैंडेट यही रहा कि कैसे हम सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बजाय पीपीआई पे मूव करना शुरू कर दें। लेकिन अभी तक
वो ट्रांजिशन इंडिया में नहीं हो पाया है। बट लेट्स होप कि नई जो वर्किंग कमिटी है या वर्किंग ग्रुप है अंडर मिस्टर रमेश चंद, नीति आयोग मेंबर, उनकी लीडरशिप में एक क्लियर रोड मैप इंडिया डिवाइस कर पाएगा और WPI CPI के बजाय अब हम PPI पे मूव कर पाएंगे, एक इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर, ताकि ग्लोबली भी हम जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ अलाइन हो जाएं। PPI के बाद जो दूसरा इंटरेस्टिंग प्राइस इंडेक्स है, WPI देख लिया, CPI देख लिया, PPI भी देख लिया, लेकिन एक और इंडेक्स जो हाउसिंग की प्राइसेस कैसे चेंज हो रही हैं इंडिया में, उसको कैप्चर करता होगा या करता है, जिसको कहा जाता है HPI, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। इंडिया का जो ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है, इसको जुलाई 2007 में लॉन्च किया गया मुंबई में, और इसको डेवलप किया गया इंडिया के जो होम लोन्स रेगुलेटर है। कौन है इंडिया के होम लोन्स को कौन रेगुलेट करता है? नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसको NHB भी कहा जाता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। और इसको NHB रेजिडेक्स कहा गया। इसको 50 सिटीज के लिए पब्लिश किया जाता है, बाद में इसको 100 सिटीज में एक्सपेंड किया गया क्वार्टरली बेसिस पे। 2012-2013 इसका बेस ईयर है, और जो 50 सिटीज कवर्ड है उसमें से 18 से ज्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल सिटीज हैं और 37 से ज्यादा उसमें स्मार्ट सिटीज इंक्लूडेड हैं। ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये अभी जो कॉम्पोजिट डेटा है ऑल इंडिया हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, अभी भी उसको पूरी तरह लेकिन कैप्चर नहीं करते हैं। RBI ने भी अपना एक हाउस प्राइस इंडेक्स HPI 2007 में इसलिए लॉन्च किया कि NHP, क्योंकि जो इंडिया के हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है उसको कैप्चर नहीं करता है, तो इसलिए RBI ने मुंबई सिटी में पहली बार लॉन्च किया 2007 में कि इसके थ्रू हम इसका कंट्री वाइड रोल आउट इंश्योर करेंगे। बाद में इसको एक्सपेंड किया गया 9 और सिटीज में, बॉम्बे के बाद इसके बेस ईयर को 2010-11 बनाया गया, और अब इसको ऑल इंडिया HPI कॉम्पोजिट इंडेक्स के तौर पे पब्लिश किया जाने लगा है। करता क्या है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स या HPI? RBI का क्वार्टरली या मंथली पब्लिश नहीं होता है। RBI का क्वार्टरली जो HPI है, ये ट्रांजैक्शन जो हमारा डेटा होता है, खासतौर से हाउस के कितने रजिस्ट्रेशंस हैं, जो मेजर सिटीज हैं 10, उनकी जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज है उनका जो डेटा है उसको एनालाइज करता है। और इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरीके से इंडिया का जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें और ट्रांसपेरेंसी हम ला पाए। कई सारे इंपॉर्टेंट पर्पसेस को सर्व करता है RBI का हाउसिंग प्राइस इंडेक्स या RBI क्वार्टरली HPI। एक तो ये आप कैसे पता लगाएंगे कि मान लीजिए आप घर खरीदने गए किसी भी सिटी में और ब्रोकर ने आपको उसकी कोई रेट बताई, मान लीजिए 3 BHK 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, आपको कैसे पता होगा कि प्राइस जो ब्रोकर आपको सजेस्ट कर रहा है ये रीजनेबल है, ज्यादा है, कम है? ये आप मैप कर पाएंगे RBI के HPI इंडेक्स के थ्रू। इसके अलावा जो बैंकिंग है या हाउसिंग फाइनेंस बॉडीज हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि अगर लोग लोन एप्लीकेशंस उनके पास दे रहे हैं वो वास्तव में उस प्रॉपर्टी के लिए, उस एरिया के लिए, उस सिटी के लिए रियलिस्टिक है या नहीं? मान लीजिए 20 लाख की प्रॉपर्टी हो, आप 50 लाख का लोन अप्लाई कर दें, तो ये भी HPI जो पब्लिश होता है RBI का, उससे आपको काफी मदद मिलती है डिसीजंस लेने में। इसके अलावा RBI के HPI हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के थ्रू इस चीज को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है कि जो हमारा इंडियन हाउसिंग सेक्टर है उसमें किस लेवल तक हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, NPAs हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो होम बायर्स हैं, आप और हमारे जैसे लोग, उनके लिए एक रियलिस्टिक प्राइस इंडेक्स की तरह एक्ट करता है, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि दिल्ली में, बॉम्बे में, जयपुर में, लखनऊ में, कर्नाटका में, बेंगलोर में, एटसेट्रा एटसेट्रा, हाउसिंग की क्या रियलिस्टिक रीजनेबल प्राइस हो सकती है। और अब हम मूव करते हैं आज के लास्ट डिस्कशन कॉन्वर्सेशन पर, सर्विस प्राइस इंडेक्स SPI। चाहे WPI हो, चाहे PPI हो, चाहे CPI हो, क्लियरली आपने अलग से सर्विसेज के लिए शायद ही सब कंपोनेंट देखा होगा। WPI में तो बिल्कुल भी नहीं। CPI कुछ हद तक सर्विसेज को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप इंडियन इकोनॉमी का कॉम्पोजिशन देखें तो इंडिया का जो टर्शरी सेक्टर है, जिसको सर्विसेज सेक्टर भी कहा जाता है, अब और अभी क्यों पिछले 10 साल से भी ज्यादा
इंडिया की जो जीडीपी है उसका 55 से 60% तक कंट्रीब्यूट करता है। और इस वजह से इंडिया को, एक्सपर्ट्स को, इंडियन इकोनॉमिस्ट को, गवर्नमेंट को, आरबीआई को भी कहीं ना कहीं लगता है कि इंडिया को एक डेडिकेटेड सर्विस प्राइस इंडेक्स एसपीआई को डिवाइस करना होगा, ताकि सर्विसेज की प्राइसेस में क्या मूवमेंट है, क्या इन्फ्लेशन है, उसको हम कैटेगोरिकली कैप्चर कर पाए, ट्रैक कर पाए, रिस्पॉन्ड कर पाए। क्योंकि सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा डोमिनेंट सेक्टर बन गया है। तो हम अगर ऐसे सेक्टर्स को इफेक्टिवली कैप्चर कर रहे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का 16-17% है, मैन्युफैक्चरिंग का लेट्स से अनदर 20-22% है, तो एक मेजर चंक को तो हम इग्नोर करते चले जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी सर्विस सेक्टर को कैप्चर करने के लिए कोई भी हमारा प्राइस इंडेक्स काम नहीं करता है। अभी जो प्रेजेंट इन्फ्लेशन है, मान लीजिए डब्ल्यूपीआई लेवल पे या होलसेल लेवल पे, ये आपको जो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं, जिसमें प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, सिर्फ डब्ल्यूपीआई उन्हीं को कैप्चर करता है। टर्शियरी सेक्टर को डब्ल्यूपीआई पूरी तरह इग्नोर कर देता है, उसमें इंक्लूड नहीं करता है। और इस वजह से ऐसा एक इंडेक्स आए, इसकी पहली बार रिकमेंडेशन दी गई एक वर्किंग ग्रुप, और यह वर्किंग ग्रुप रहा अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर अभिजीत सेन, जो उस वक्त प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी हुआ करते थे, जिसको सेटअप किया गया कि जो डब्ल्यूपीआई उस वक्त बेस ईयर 1993-94 था, उसको कैसे रिवाइज किया जाए। और जो अंडर प्रोफेसर अभिजीत सेन की रिकमेंडेशन रही कि सर्विसेज के लिए भी हमें एक एसपीआई या सर्विस प्राइस इंडेक्स डिवाइस करना चाहिए, इस सेम रिकमेंडेशन को रीइटरेट किया गया या दोहराया गया नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन, जिनके हेड रहे सी रंगराजन। जो ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो भी लगातार इस एफर्ट में है कि एक सेक्टर स्पेसिफिक सर्विस प्राइस इंडेक्स को डिवाइस किया जाए पूरी कंट्री के लिए। इसमें हम कई इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोजेक्ट WBAERP की भी मदद ले सकते हैं। 2005-06 ये जो ऑफिस रहा इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सर्विस प्राइस इंडेक्स को लॉन्च करना शुरू किया, जिसमें 7 डिफरेंट सर्विसेज, रेलवेज को, पोस्टल को, एयर को, टेलीकॉम को, पोर्ट को, बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विस को इंक्लूड किया। लेकिन आज की अनफॉर्चुनेट ब्रूट रियलिटी यह है कि इन सभी एफर्ट्स के बाद भी वी एज ए कंट्री, वी एज एन इकोनॉमी डिसाइड नहीं कर पाए, रोल आउट नहीं कर पाए एक डेडिकेटेड सर्विसेज प्राइस इंडेक्स। बट मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस तरीके से डब्ल्यूपीआई प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को कैप्चर कर रहा है, सीपीआई प्राइमरी सेकेंडरी और कुछ हद तक टर्शियरी सेक्टर को कंपेयर कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, सर्विसेज के लिए भी हमें एक डेडिकेटेड इंडेक्स की जरूरत है। जैसे हाउसिंग के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड इंडेक्स है। तो दोस्तों ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 12 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था का लेक्चर नंबर 12। मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर नंबर 13 शॉर्ट लेक्चर होगा बिजनेस साइकिल पे, और फिर लेक्चर नंबर 14 से हम एक नए मेजर टॉपिक को लॉन्च करेंगे, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।